आज का हमारा सेशन है हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ दोस्त और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आउट श्री विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं आज, और उनका हम उड़ान थिएटर वर्टिकल की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं सबको देना चाहूँगा कि विपिन जी लगभग पिछले 15 सालों से थिएटर एक्टिविटीज़ के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, डे एंड नाइट। ही इज एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और टीचर है, और हिंदुस्तान के कई नामी ग्रामी जो थिएटर इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, उनमें एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम करते हैं। और इनकी बहुत डिमांड रहती है। आज बड़े संघर्ष के बाद मैं इनको लेके आया हूँ यहाँ पे कि आपको हमारे साथ भी करना है। विपिन जी ने 2015 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट किया है, और 2015 से 2017 तक ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नेशनल स्कूल ड्रामा की रेपेट्री कंपनी के साथ भी जुड़े रहे हैं। और इन्होंने हिंदुस्तान के जाने माने डायरेक्टर जैसे M.K. रैना, भानु भारती, राजेंद्र सिंह, त्रिपुरारी शर्मा और वामन केंद्रे और नीलम मान सिंह, इन सब के साथ खूब काम किया है। इन्होंने लगभग 50 प्ले किए हैं और लगभग उसके 800 शोज हो चुके हैं। अभी जो इनका सबसे फेमस प्ले रहा है वो है हत्या एक आकार की, बल्ली और मेरी यात्रा अटल यात्रा। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पे, उनकी कविताओं पे आधारित प्रोडक्शन था, इसलिए इनको भारत रत्न सेवा सम्मान के साथ भी सम्मानित किया गया है। और आपने अटल बिहारी वाजपेयी का रोल करके उनकी चीजों को साक्षात स्टेज पे उतार लेते हैं। लाजवाब प्रोडक्शन था। मैं इनका पुनः स्वागत करता हूं थिएटर वर्टिकल के साथ, और मैं आशा करता हूं कि आज का जो हमारा सेशन है उतना ही ओजपूर्ण और बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और विपिन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सर, आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये आप में से शेखर राय, आप अपना जो है म्यूट करिए माइक, क्योंकि आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है और मैं बार बार आपको म्यूट कर रही हूँ, बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। शेखर राय प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ विपिन जी, शुरू करिए। धन्यवाद सर। हाय दोस्तों, मेरे बारे में सर ने बता ही दिया, तो हम सीधा काम की बात पे आते हैं। आप लोगों में से सब लोगों ने मतलब एक्टिंग पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आप मुझे वन बाय वन, एक या दो जो है वो बताएंगे कि एक्टिंग में मेथड से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, और मेथड की जरूरत अभिनय में क्यों पड़ी होगी, कि कुछ भी आइडिया हो अगर आपको थोड़ा बहुत, तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। हेलो। हाँ सर प्रणाम। मेरा लेकिन आगे के लिए मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार अपना हैंड रेज कर देंगे, जैसे जिसको नेक्स्ट एक एक करके बोलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बोलिए। हेलो जी सर प्रणाम, मैं नवीन हूँ। जी जी। तो जो मेरी समझ के हिसाब से जो एक्टिंग है वो एक तरीके का एक कैरेक्टर, एक चरित्र को अपने अंदर डालना और उसको, उस चरित्र को जो सामने दर्शक है उस तक वो उस चरित्र को हूबहू पहुंचाना है। जो वास्तविकता है उस कैरेक्टर की, वो उस तक हूबहू पहुंच जाए उस समान भाव से। ओके, कोई और? कोई और कुछ बोलना चाहेगा? हाँ प्लीज। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम सर, मेरी तरफ से आइडिया है सर कि एक एक्टर को
सर उस चरित्र में ढलना होता है, जैसे उस चीज को दिखाना होता है, परफॉर्मेंस करना होता है। जैसे आज से 500 साल 2000 साल सो कहानी आज लोग देख नहीं पाते जो, या कोई जानते नहीं है, लेकिन उसको उस कहानी को पढ़ के या तो किसी तरह से जान के उस कहानी को आज के सिचुएशन में डेवलप करके हम लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह से हुआ था। जैसे रामायण हो गए, जैसे किसी महाभारत हो गए, जिस तरह के, या तो फिर किसी अकबर बाबर के या हिमालय किसी की युद्ध हुआ, तो इस तरह उस तरह के कैरेक्टर को हम आज के सिचुएशन में डेवलप करके दिखाते हैं, अपने उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालते हैं और ऑडियंस के सामने रखते हैं। तो उसी को हम शायद अच्छा एक्टिंग कहते हैं या फिर ओके। सो मेथड की जरूरत क्यों पड़ी होगी? एक्टिंग तो ये माना जाता है कि कोई भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि फिल्म वाले जो हैं वो कुछ डायरेक्टर ये भी बात करते हैं कि वो नॉन एक्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ट्रेंड एक्टर नहीं चाहिए। तो जब कोई भी एक्टिंग कर सकता है तो फिर क्या लगता है कि मेथड का जो प्रचलन है वो क्यों शुरू किया गया होगा या क्यों शुरू हुआ होगा? कुछ भी आइडिया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर मेथड का की बात आती है सर, जैसे कोई भी डॉक्टर जो नॉन एक्टर जो फ्रेशर को लेते हैं, तो ये उनका विचार ये होता है कि उनसे कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, नया लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि हर इंसान के पास अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो कुछ नया देखने को मिलता है सर। कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोई दूसरा भी मैं बता सकता हूँ? हाँ प्लीज। सर मेरे ख्याल से नेचुरल एक्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब कोई ओवर एक्टिंग करता है या फिर नेचुरल एक्टिंग नहीं करता है तो उसके साथ थोड़ा रिलेशन या रिलेटेबल चीजें सामने जो है कनेक्शन उससे बिठाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बट जब कोई नेचुरल एक्टिंग करता है तो ग्रेजुअली उसके साथ कनेक्शन बनने लग जाता है। तो आई थिंक इसलिए नेचुरल एक्टिंग जो है शायद आई हो या फिर उसका प्रचलन चला हो। नेचुरल एक्टिंग से आप क्या समझते हैं, जरा डिफाइन करेंगे? हेलो, हाँ दिवित बोलो। हेलो विनीत। दिवित। अच्छा, लगता है उनका कनेक्शन चला गया शायद। हाँ। तो हाँ जी, कोई नहीं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि एक्टिंग का दौर शुरू कैसे हुआ होगा पृथ्वी पर। जब हमारे माना जाता है कि जब हमारे पृथ्वी की शुरुआत हुई उसके बाद जब आदि काल में जो लोग आए तो वो सारा दिन जो है वो अपने पालन पोषण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जंगलों में घूमते थे और शिकार करते थे। और शिकार करने के बाद जब रात को वो एक ग्रुप में आकर बैठते थे, तो ग्रुप में आकर बैठने के बाद वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते थे कि आज उन्होंने सारा दिन क्या किया। तो वो जो बातचीत है वो बातचीत करते करते उसको बॉडी के थ्रू, एक्शन के थ्रू जो है वो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे, जिनसे उनका जो है एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने काम किया होता था तो उनके पास एंटरटेनमेंट का भी वही साधन जो है वो बन जाता था। तो उसमें जो है वो उसको इनेक्ट करके बताते थे कि कैसे उन्होंने आज शेर का शिकार किया या हिरण का शिकार किया या किसी भी जानवर का शिकार किया, और वो जो शिकार जिसका शिकार किया वो उसने उनके साथ किस तरह से मतलब लड़ाई की या बचाव के लिए उसने किस तरह से, वो जब उन्होंने शिकार किया तो वो किस तरह से उसकी जो है वो आवाज निकली होगी। तो ये सब सारा जो है वो थ्रू एक्शन समझाते थे और उससे जो है वो एक स्टोरी लाइन भी बनती थी और उनका एंटरटेनमेंट भी होता था। तो कुछ परिभाषाओं के मुताबिक या कुछ किताबों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस तरह से जो है वो एक्टिंग शुरू हुई होगी दुनिया में। और इसमें एक और ये भी माना जाता है, अगर हम भरत के नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग जाएं, भरत मुनि के, तो ये माना जाता है कि पृथ्वी पर जब बहुत दुख हो गया, बहुत भोग विलास में लोग डूब गए, सारी तरफ जो है वो बुराइयां होने लगी,
तब देवता जो लोग थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी को बोला कि 4 वेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचे वर्णों वालों को ही पढ़ने या उनका अध्ययन करने का जो है वो बोला गया है। लेकिन कोई ऐसा वेद होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो सबके रीच में हो, मतलब हर वर्ण का, हर जात का, हर धर्म का जो व्यक्ति है वो उस विधा को लर्न कर सके और उसको जो है वो एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने उनका मानस पुत्र जो भरत मुनि माना जाता है उसको बोला कि तुम एक ऐसे 5वें वेद की रचना करो जिसमें आपका जो है सब तरह की कलाएं आ जाएं, जिसमें ललित कलाएं भी आ जाएं, जिसमें नृत्य भी आ जाए, जिसमें अभिनय भी आ जाए, जिसमें पेंटिंग्स वगैरह जितना भी सब कुछ हो वो आ जाए। तो भरत मुनि ने आगे अपने 100 पुत्रों कह लो या 100 स्टूडेंट्स कह लो, उनको बोला कि उनको अलग-अलग काम दे दिया कि कोई जो है वो नृत्य के ऊपर रिसर्च करके उसको ऊपर जो है वो उसकी पूरी कार्यविधि को तय करेगा, कोई अभिनय के ऊपर रिसर्च करके उसकी भाव भंगिमाओं के ऊपर रिसर्च करके उसको तय करेगा, कोई जो है ललित कलाओं के ऊपर रिसर्च करेगा। तो इस तरह से उनके 100 स्टूडेंट्स या 100 पुत्रों ने जो जाकर है वो उस नाट्य शास्त्र का जो है वो निर्माण किया, जिसमें कई साल का वक्त लगा। बाद में भरत मुनि ने उस नाट्य शास्त्र को तैयार करके देवताओं को बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि देवताओं को बोला कि आप इस नाट्य शास्त्र को जो है वो इसके अंदर जो भी लिखा है उसको करके आप लोगों में बांटिए। लेकिन क्योंकि बड़ी ही टफ चीज है एक्टिंग करना, नृत्य करना और किसी भी तरह की कला में, तो देवताओं में राजा इंद्र बोले कि हम इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि इतना मेहनत हम नहीं कर सकते, हम देवता लोग हैं, हम भोग विलास वाले लोग हैं, इतनी मेहनत हमसे नहीं होगी। तो इसलिए जो है उन्होंने मनुष्य के ऊपर इस जिम्मेदारी को सौंप दिया। तो इस तरह से जो है वो फिर मनुष्यों के द्वारा जो है इसका क्या कहते हैं अध्ययन किया गया, इसकी प्रैक्टिस की जानी शुरू हुई पृथ्वी लोक में। और इस तरह से ये माना जाता है जब आप शुरू करते हैं अभिनय की ट्रेनिंग, तो उसमें आपको शुरू में ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है और नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग इस तरह से माना जाता है। तो कई सारी ऐसी पौराणिक और मिथ्यासिक जो है वो कथाएं हैं जो बोलती हैं कि अभिनय ऐसे शुरू हुआ। तो उसमें जो सबसे मेन बात यह है कि पार्वती जी ने उसमें लास्य डाला। लास्य मतलब श्रृंगार, नृत्य, ये सब जो है वो पार्वती जी से आया। उसमें भगवान शिव द्वारा जो है वो उसमें और कई सारे चीजें, नटराज जिनको कहा जाता है, वो नृत्य उनके द्वारा लिया गया है। ऋग्वेद से इसमें जो है वो अपना क्या कहते हैं संगीत लिया गया है, ऋग्वेद से टेक्स्ट लिया गया है, सामवेद से संगीत लिया गया है, अथर्ववेद से इसमें जो है वो रस लिया गया है। और एक और वेद है हमारा, मुझे याद करवाइए थोड़ा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सर याद करवाइए। यजुर्वेद, हाँ, यजुर्वेद से इसमें जो है वो ट्रुथ लिया गया है। ट्रुथ का मतलब सत्य, सात्विक भाव जो है वो लिया गया है। तो ये सारी चीजें उनको कंपाइल करके जो है वो फिर 4 चीजें बनती हैं कि वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय जो है हमारा इसके अभिनय के 4 प्रकार हैं नाट्य शास्त्र के द्वारा। वाचिक अभिनय सबसे पहले आता है आंगिक अभिनय, फिर आता है वाचिक अभिनय, वाचिक अभिनय के बाद आता है हमारा आहार्य अभिनय, और आहार्य अभिनय के बाद आता है हमारा सात्विक अभिनय। तो ये एक पैटर्न है, ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया। आंगिक अभिनय सबसे पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग और इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग या इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्टर है, हमारी जो एक्टर बॉडी है, वो सबसे पहले चीजों को आउटर से लेना शुरू करती है। तो धीरे धीरे उसके साथ जो है वो बॉडी का इस्तेमाल करके उसके बाद फिर उसमें टेक्स्ट मिलाया जाता है। तो टेक्स्ट मिलाने के बाद, बॉडी और टेक्स्ट मिलाने के बाद देखा जाता है कि इसका मेकअप क्या होगा, इसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका सेट क्या होगा। तो ये जब चीजें मिल जाती हैं तो सबसे लास्ट में आता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अभिनय में, वो आता है सात्विक। अगर सात्विक नहीं होगा, सात्विक का मतलब है सत्य,
अगर सात्विक नहीं होगा तो जो पहले के 3 हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, ये किसी काम में नहीं आएंगे, ये व्यर्थ हो जाएंगे। सात्विक होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक्टर की जितनी भी प्रैक्टिस है वो सात्विक होने के ऊपर, उसके अंदर के जो भाव हैं उसमें जो रस निष्पत्ति होती है या जो रस की फीलिंग उत्पन्न होती है, उसके ऊपर जो है सारी ट्रेनिंग को जो है वो काम करवाया जाता है। तो अगर सात्विक नहीं होगा तो पहले 3 व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए पूरी की पूरी ट्रेनिंग एक्टर के ऊपर जो है बॉडी, वाचिक, आहार्य के बाद सात्विक के ऊपर लग जाती है। तो ये है हमारा नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग कि अभिनय किस तरह से जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। उसके बाद अगर हम भाव भंगिमाओं की बात करें तो नाट्य शास्त्र में बहुत डिटेल में दिया गया है। सिर्फ आंख की ही मतलब कई जो है वो इसकी भंगिमाएं होती हैं, मुद्राएं होती हैं, इसके भाव होते हैं। उसी तरह से चेहरे के ही कितने भाव होते हैं, हाथों के ही 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। तो इसमें डिटेल में दिया गया है, बॉडी के हर एक अंग के ऊपर जो है वो पूरा डिटेलिंग में। आप जब नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, जब भी जीवन में आपको मौका मिले या अभी आप फ्री हैं घर में, तो नाट्य शास्त्र का जो आसान टेक्स्ट है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिटेल में एक्टर को काम करना चाहिए और कितना डिटेल में एक्टर काम करता है, जो वाकई में एक्टर बनने की राह होता है। तो इस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे नाट्य शास्त्र में इस तरह से अभिनय को दिखाया गया है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बाहर जब हम वेस्टर्न में जाते हैं, तो वेस्टर्न में 19th सेंचुरी में आकर जो है वो मेथड की जरूरत महसूस होती है आधुनिक एक्टर को और आधुनिक निर्देशक को। हुआ ये कि 19th सेंचुरी से पहले जितना भी अभिनय हो रहा था, एक रशियन बहुत बड़ा थिएटर डायरेक्टर, एक्टर और मेथड एक्टिंग सिस्टम का पितामह जिसे हम कहते हैं, वो है स्टैनिस्लावस्की। स्टैनिस्लावस्की जो है वो 19th सेंचुरी में अपने पिता की रेपेट्री में काम करता था। उनकी अपनी एक थिएटर कंपनी थी। तो जब वो छोटा था तो वो अपने पिता के साथ नाटक करने जाता था और नाटक करता था और अलग-अलग एक्टरों को नाटक करते हुए स्टेज पर देखता था। अब हुआ ये कि एक दिन उसने कोई रोल करना शुरू किया, हैमलेट का रोल करना शुरू किया। तो कुछ देर बाद है वो उसे खुद ही महसूस होना शुरू हो गया कि जो वो कर रहा है वो किसी भी तरह से ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसे खुद भी करते हुए मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद उसने कई सारे और बेहतरीन उस समय के जो एक्टर माने जाते थे, वो एक्टर इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो इमिटेट करते थे परफॉर्मेंस को, दूसरे एक्टर को देखकर उसी तरह से करने की कोशिश करते थे, जिससे कि एक संपर्क नहीं बन पा रहा था ऑडियंस का। तो स्टैनिस्लावस्की के दिमाग में आया कि ऐसी क्या चीज है कि मैंने पूरा जोर लगा दिया है, मैंने हर इमोशन दिखाने की कोशिश की है, हर भाव दिखाने की कोशिश की है, अपनी बॉडी का यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी जो है मैं हूँ वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और ऑडियंस जो है वो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है। तो उसने फिर इस तरह से धीरे-धीरे अपने आप को रिसर्च मेथड में डालना शुरू किया कि आखिर ऐसी क्या चीज है। तो धीरे-धीरे उसे पता चलना शुरू हुआ कि एक चीज है जो गायब है। जैसे हमारा नाट्य शास्त्र सात्विक की बात कर रहा है, उसी तरह से वो भी यही फाइंड आउट करता है कि कहीं न कहीं हमारी परफॉर्मेंस में सच्चाई की कमी है। तो अब सच्चाई को कैसे ढूँढा जाए, उसके लिए स्टैनिस्लावस्की काम करना शुरू करता है। वो धीरे-धीरे फाइंड आउट करता है कि परफॉर्मेंस से पहले एक्टर का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब एक्टर रिलैक्स होगा, अपनी निजी जीवन की चिंताओं को छोड़कर जब वो रिहर्सल स्पेस में आएगा या अपने चरित्र के ऊपर जो है वो काम करेगा, तो उससे जो है वो उसको एक कदम आगे बढ़ेगा अपने चरित्र को निभाने की तरफ। अब रिलैक्सेशन के बाद उसने चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, या कोई व्यक्ति जो है
वो किस तरह से चीजों के ऊपर अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करता है। मतलब अगर कोई उदास है तो क्यों उदास है, अगर कोई खुश है तो क्यों खुश है, अगर कोई किसी पोजीशन में बैठा है तो वो ऐसा बैठ के क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी साइकोलॉजिकल जर्नी तक पहुंचने का उसने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कोशिश करनी शुरू की। तो वहां से उसको जो है रिलैक्सेशन के बाद ऑब्जर्वेशन का भी एक पॉइंट मिलता है कि एक्टर को हमेशा अपने आसपास की चीजों के प्रति अवेयर रहना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर उसको लगा कि कहीं ना कहीं स्टैनिस्लावस्की ये बात करता है कि एक्टर जो भी चरित्र निभाता है, उस चरित्र को निभाने के लिए अपने ही जीवन से जो है वो इमोशनल मूवमेंट ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक्टर जो है वो कोई कैरेक्टर निभा रहा है और उस कैरेक्टर को जो है स्टेज पर रोना है या किसी की डेथ हुई है उसके प्रति उसको जो है वो इमोशन जो है वो सैड इमोशन दिखाना है, तो उसका मानना ये है कि एक्टर को क्या करना चाहिए कि अपने जीवन के किसी ऐसे इंसिडेंट को याद करना चाहिए जिसमें वो कभी जाकर रोया था और उस रोने के कारण उसे बड़ा दुख हुआ था, और उसको याद करते हुए उस इमोशनल मेमोरी में जाते हुए उसको जो करंट सीन चल रहा है स्टेज पर उसमें आना चाहिए और उस इमोशन के साथ लिंक करके स्टेज के ऊपर जो वो उसको सैड पार्ट करना है या जो वो डेड बॉडी उसकी आंखों के सामने पड़ी है उसके प्रति जो इमोशन दिखाना है, तो उसको याद करके उससे लिंक करके वो इस तरह से इमोशनल कनेक्टिविटी बना के कर सकता है। उसके बाद स्टैनिस्लावस्की जो है वो सेंस मेमोरी के ऊपर भी जो है बात करता है। सेंस मेमोरी मतलब हमारी जो सेंसेस होती हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारा जो टच है, हमारे जो देखने की शक्ति है, हमारी जो सूंघने की शक्ति है, हमारी जो सुनने की शक्ति है, हमारी जो स्वाद जीभ से स्वाद लेने की जो शक्ति है, ये जो सेंसेस हैं, ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इन इंद्रियों का प्रयोग जो है वो एक एक्टर को करना आना चाहिए। मतलब कि अगर उसको कोई ऐसी चीज दिखानी है जो स्टेज पे हम बहू नहीं ला सकते, लेकिन मान लीजिए कि उसे जलेबी का स्वाद दिखाना है, तो जलेबी का स्वाद पहले आपको कभी ना कभी जो है वो उसका पता होना चाहिए कि जलेबी का स्वाद जो है वो कैसा होता है, तभी वो आपकी वो सेंस जो है वो उस वक्त काम कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। उसी तरह से बाकी सेंसेस के प्रति भी वो ऐसे बोलता है कि सेंसेस के मामले में एक एक्टर को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और छोटी सी छोटी चीज का भी जो है वो अनुमान होना चाहिए। मैं सिर्फ बोलता ही जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रोक कर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक जो मैंने डिफाइन किया है उसमें अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल उमड़ा हो, यू कैन आस्क। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और आपके सर से निकलता जाए। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो नहीं, बढ़िया बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा। नो नहीं, बस ओके। आगे इनको उसी टेक्निक पे जो उसके काम करना बाद है उसी पे। हाँ जी जी उसके बाद इमोशनल सेंस मेमोरी के बाद वो बात करता है कि एनिमल एक्सरसाइज। एनिमल एक्सरसाइज की जब हम कोई कैरेक्टर गुस्सा आया, तो गुस्से में आपको पता ही नहीं चला कि आप कब जो है वो सामने वाले को जो है वो बड़े ही मतलब या तो शेर की तरह लगने शुरू हो गए या भेड़िए की तरह लगने शुरू हो गए। हम कई बार मुहावरे भी इस्तेमाल करते हैं, यार क्या ये भैंसे की तरह क्या लग रहा है, या बंदर बंदर की तरह क्यों उछल रहा है। तो ये जो मुहावरे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपी हुई उस जानवर की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। तो स्टैनिस्लावस्की का कहना है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए कोई ना कोई जानवर छिपा होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यार इस आदमी पर भरोसा मत करना, तो वो उसी तरफ इशारा करता है। तो इसीलिए स्टैनिस्लावस्की ये कहता है कि जब हम कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, चरित्र की तरफ बढ़ते हैं,
तो हमें जो है उस एनिमल का भी खोज करना चाहिए उस चरित्र में, ताकि बीच बीच में जब आप कैरेक्टर के गुस्से को या खुशी को दिखाएं तो वो बीच बीच में वो कैरेक्टर जो है वो उस एनिमल को दिखा सके। अब एनिमल को दिखाने के लिए क्या करना चाहिए कि या तो आपको इतना नॉलेज हो या आपने इतने एनिमल्स ऑब्जर्व किए हो कि आपको ये पता हो कि घोड़ा जब चलता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, बैठा होता है तो किस तरह से रिएक्ट करता है, या गिलहरी जब भागती है तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है, उसकी मूवमेंट कितनी फास्ट होती है, और जब वो रुक के अपने दानों को देखती है तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो हर तरह के जीव जंतु को आपको जो है वो ऑब्जर्व करने की एक एक्टर को आदत डालनी चाहिए, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ उन जानवरों को भी आपको ऑब्जर्व करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि जब आप कैरेक्टर का निर्माण करें तो आप अपने कैरेक्टर में से जो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर दिया गया है उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड से, उस कैरेक्टर की दी हुई हरकतों से आप ये अंदाजा लगा सकें कि इस कैरेक्टर में कौन सा एनिमल फिट हो सकता है। और जब वो आप फिट हो जाए, जब आपको वो एनिमल मिल जाए तो उस एनिमल की तरह आप कुछ देर अपनी उस बॉडी में रहिए। आप भी मान लीजिए आपको किसी कैरेक्टर में जो है वो जैसे ओथेलो है, अगर आपने ओथेलो नाटक पढ़ा हो शेक्सपियर का, ओथेलो अगर देखा जाए तो उसका जो कैरेक्टर अगर एनिमल ढूंढा जाए तो वो शेर की तरह एनिमल हो सकता है। मतलब ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी वो शेर ही लगे, आपकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए ओथेलो जो है वो शेर के एनिमल के आसपास है, तो अब मुझे जो है वो उस ओथेलो का निर्माण करते हुए ये देखना पड़ेगा कि शेर जब बैठा होता है तब वो किस तरह से सांस ले रहा होता है, किस तरह से उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये इमेजिन करना पड़ेगा। और जब वो चलता है तो वो जब एक स्टेप रखता है या जब वो पीछे हटता है तब वो किस तरह से अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है और किन किन सिचुएशन में वो ऐसा करता है। तो ये जो है ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जब आप उस एनिमल की मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे तब आप जी और उस एनिमल की जो बिहेवियर है उसको ह्यूमन बॉडी में ले आओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर बीच बीच में वो एनिमल रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक चरित्र निर्माण का ये भी एक स्टैनिस्लावस्की ढंग बताता है। ऐसा इसलिए भी करना चाहिए जरूर कि ये कैरेक्टर जो है वो लोगों के दिमाग में रहे, इसलिए भी इस तरह से डिटेलिंग करना चाहिए। उसके बाद स्क्रिप्ट एनालिसिस के ऊपर जो है स्टैनिस्लावस्की जोर देता है। आप जब भी कोई नाटक पढ़ते हैं, जब भी कोई स्क्रिप्ट में जाते हैं तो उसके आपने देखा होगा, अगर आपने कोई नाटक इस तरह का रोल दे पाऊं, उसमें वो ये देखने की कोशिश करता है कि इस स्क्रिप्ट में जो अलग अलग पात्र हैं, इस स्क्रिप्ट में जो अलग अलग घटनाएं दी गई हैं, वो कौन सा एक्टर उसके जो है वो उसके नजदीक है। और उसी तरह से एक्टर भी रीडिंग करते हुए ये खोज करने की कोशिश करता है कि जो वो कैरेक्टर पढ़ रहा है उसमें और उस कैरेक्टर में क्या समानताएं हैं और क्या कहाँ पे डिफरेंस है। तो इस तरह से जो है हम स्क्रिप्ट का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट का एनालिसिस इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इससे हमें अपने किसी का माइक ऑन है, शायद आवाज आ रही है, ये म्यूट कर दो अपने आप को सब, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट करिए। हाँ, स्क्रिप्ट का जो एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है कि जब आप एक तो आपको आपके चरित्र की डिटेलिंग पता चलेगी, दूसरे अपने को एक्टर की डिटेलिंग पता चलेगी। अब को एक्टर की डिटेलिंग अपने चरित्र
पूरी की पूरी टीम में जो एक्टर आपके साथ काम कर रहे हैं, जो को एक्टर हैं, जो जिनको जो रोल मिले हैं, उनकी डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी कि अच्छा ये को एक्टर इस सीन में मेरे साथ इस तरह के सिचुएशन में है, ये को एक्टर जो है वो इस तरह से मेरे साथ पेश आएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जब आप को एक्टर को समझना शुरू कर देंगे, तो आपका चरित्र अपने आप आकार लेना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप को एक्टर को सुनना शुरू करेंगे, को एक्टर को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो उसके साथ जो अगर आप ईमानदारी से उसको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो आपके कैरेक्टर को बनाती जा रही है और उसके अकॉर्डिंग आप में जो है वो भावनाएं उमड़नी शुरू हो जाती हैं और चरित्र का आपके निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसलिए स्क्रिप्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। और ये भी जानना ज़रूरी होता है कि स्क्रिप्ट की कहानी क्या रही है, कहाँ से ये शुरू हो रही है। उस जब आपके चरित्र की एंट्री है, तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे, ये बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा आपको अपने ऊपर अपनी जो कहानी है, ये आपको स्टेज पे नहीं बतानी एंट्री लेने के बाद कि मैं ये करके आया हूँ। ऑडियंस को ये यकीन हो कि दिखाना कि आपने उसकी अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाई है कि लगे कि एक फ्रेश कैरेक्टर आया है, वो ऐसा लगे कि उसी कहानी का वो जो पात्र है, वो उसी सिचुएशन में से निकल के आया है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट एनालिसिस करना एक इम्पोर्टेंट काम है अकॉर्डिंग टू स्टैनिस्लव डायरेक्टर। उसके बाद ये तो हो गया ओवरऑल स्क्रिप्ट का एनालिसिस। उसके बाद वो उसी में से निकाल के कैरेक्टर एनालिसिस कर देता है कि स्क्रिप्ट एनालिसिस करने के बाद सब सारे कैरेक्टरों को जान लेने के बाद, सारी सिचुएशन को समझ लेने के बाद आप फिर काम आता है आपके इंडिविजुअल अपने आप को प्रिपेयर करने का कि कहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर का निर्माण करते हुए ब्रीदिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके में आपको कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ आँखों ही आँखों में खेलना है। ये सारी डिटेलिंग फिर आपको एज़ ए इंडिविजुअल करनी होती है, ताकि आप जो है वो बाकी कैरेक्टर से बाहर ना लगें। तो कैरेक्टर का एनालिसिस देखना पड़ेगा कि उसका स्टेटस क्या है? वो राजा है या वो रंक है या वो चोर है? तो उस स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। उसके साथ जैसे ही आप अपना स्टेटस ढूँढ लेंगे कि इस कहानी में मैं या इस नाटक में मेरा ये रोल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर का बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप राजा हैं तो आपकी बॉडी एक लार्जर देन लाइफ में जानी शुरू होगी और वो चेस्ट जो है वो हमेशा गर्व के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप राजा से छोटे कैरेक्टर हैं या उस बिल्कुल मतलब या चोर हैं, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ कैरेक्टर्स। तो एनालिसिस करेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर डिटेलिंग करते-करते आप उस चरित्र का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद स्टैनिस्लावस्की जो ज़ोर देता है, वो देता है कि इमेजिनेशन। एक्टर की इमेजिनेशन ये लगभग आप जब हम आगे बात करेंगे कि स्टैनिस्लावस्की को फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स हुए, उन्होंने उसी उसी से चीजें लेकर अपनी एक मेथोडोलॉजी तैयार की। तो उसमें ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो माइजनर हो, चाहे वो स्टेला एडलर हो, चाहे वो ली स्ट्रासबर्ग हो, चाहे वो माइकल चेखव हो, वो इमेजिनेशन के ऊपर बहुत क्या कहते हैं फोकस करते हैं। इमेजिनेशन जो है वो उनके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि स्टैनिस्लावस्की ने इमेजिनेशन को सिर्फ एक पॉइंट के हिसाब से लिखा है, ज्यादा जोर नहीं दिया है। स्टैनिस्लावस्की का ज्यादा जोर जो है वो है इमोशनल मेमोरी के ऊपर और पूरी तरह से चरित्र को बनाने में जो जो पॉइंट बनते जरूरी हैं उसके ऊपर। उसका किसी एक पार्ट के ऊपर जोर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम माइकल चेखव की बात करेंगे तो माइकल चेखव जो है वो साइकोलॉजी और बॉडी की बात करता है, तो उसके ऊपर जोर देता है। स्टेला एडलर जो है वो इमेजिनेशन के ऊपर जो है जोर देती है। उटा हैगन जो है वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ली स्ट्रासबर्ग जो है वो बायोमैकेनिक्स के ऊपर जो है वो जोर देते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे।
इसके बाद इमेजिनेशन की इमेजिनेशन पावर हमारी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती है। इमेजिनेशन और फैंटेसी में हमें फर्क जानना होगा। फैंटेसी वो होती है जो हमने कभी देखी ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी ऐसी चीज की कल्पना करें जो हमने कभी देखी नहीं है। लेकिन इमेजिनेशन जो होती है वो उन्हीं चीजों की हो सकती है जो हमने देखी हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप स्टेज के ऊपर आप एक्ट कर रहे हैं और आपके पास चाय का मग नहीं है या चाय का कप नहीं है, बट आपको पता है कि चाय का कप जो है वो कैसा हो सकता है या कैसा होता है, उसका हैंडल कितने आकार का होगा, कहाँ से पकड़ोगे, किस तरह से करोगे, तो वो जो है वो सारा इमेजिनरी में जाएगा कि आपके पास चीज नहीं है लेकिन आप उसको इमेजिन करते हुए कर रहे हैं। लेकिन अब आपने मान लीजिए कि आपने एलियन की कल्पना की है स्टेज के ऊपर, लेकिन अब एलियन तो किसी ने नहीं देखा है। एलियन जो भी हमें दिखाया गया है वो या तो हॉलीवुड ने दिखाए या बॉलीवुड ने दिखाए, इसके अलावा तो एलियन किसी ने नहीं देखा है। तो अब एलियन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, तो वो हमारी एक फैंटेसी हो गई। फैंटेसी में हम जब चीजों को ले जाएंगे तो वो हम उसका जो है वो एलियन हम किसी भी तरह का उसको बना सकते हैं, उसका किसी भी तरह का आकार हम उसको दे सकते हैं। लेकिन चाय का कप हमें जब इमेजिन करेंगे तो क्योंकि पूरे यूनिवर्स को पता है कि चाय का कप कैसा हो सकता है, तो वो चाय का कप इमेजिनेशन में वैसा ही दिखना चाहिए। तो और इमेजिनेशन के साथ क्या होता है कि हमें सोचने की आदत पड़ती है, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है वो दुगनी होती है और हमें हमारे अंदर एक और मतलब दिन प्रतिदिन हमारी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन कब करवाई जाती है? जब आपका डायरेक्टर जो है वो सारी सिचुएशन को उसी तरह से रखे, बस उसमें से राइटर के लिखे हुए डायलॉग्स को ना ले, या जो कोई डायरेक्टर जो या कोई एक्टर जो है वो किसी पुराने नाटक को, फॉर एग्जांपल कि शेक्सपियर का हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, या आषाढ़ का एक दिन हो गया मोहन राकेश जी का, उसको हम नए तरीके से रिसर्च करने की कोशिश करें कि आज तक जिन लोगों ने इसको खेला है वो तो वैसे ही खेलते हैं, लेकिन हम इसे नए तरीके से करना चाहते हैं। तो वहां पे हम उसकी एक लैंग्वेज ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे हम अपना दिमागी तौर के ऊपर एक्टर्स के साथ स्क्रिप्ट को लेकर, डिजाइन को लेकर दिमागी कसरत करना शुरू करते हैं, जिसको हम कह देते हैं इम्प्रोवाइजेशन। अब वो इम्प्रोवाइजेशन आप किस लेवल तक ले जा सकते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है कि जितनी आपकी इमेजिनेशन होगी उतना आप क्रिएटिव तरह की इम्प्रोवाइजेशन आप दिखा पाएंगे। ये इम्प्रोवाइजेशन ये बहुत आजकल के जो यंग डायरेक्टर हैं या जो नए किस्म का जो मॉडर्न थिएटर हम कहते हैं या जिसे हम डिवाइस थिएटर कह लेते हैं, उसमें ये यूज हो रहा है आजकल। अगर आप थोड़ा सा और डायरेक्टरों को देखने की कोशिश करें या गूगल पे सर्च करने की कोशिश करें इम्प्रोवाइज थिएटर या डिवाइस थिएटर के हिसाब से, तो आपको बहुत सी ऐसी लिस्ट मिलेंगी इंडिया और इंटरनेशनल डायरेक्टर की जो सिर्फ आजकल बिना टेक्स्ट के, उनके पास टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ एक आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास डायरेक्टर आया और डायरेक्टर ने आपको एक आइडिया दिया कि उसका आइडिया है पार्टीशन। अब पार्टीशन को लेकर आपको एक प्ले पूरे का पूरा करना है या इम्प्रोवाइज करना है, उसमें आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। अब पार्टीशन को लेकर आपको डायरेक्टर एक आइडिया थ्रो कर रहा है और उस आइडिया थ्रो के साथ साथ आप कोलैबोरेटिवली एज एन टीम रिसर्च कर रहे हो, काम कर रहे हो, और उस पार्टीशन के आज के दौर में क्या मायने हैं। पार्टीशन कई तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था वही हुआ। पार्टीशन हर दौर में हर तरह से अलग अलग हो सकता है। हमारे घरों में भी पार्टीशन होता है, हमारी जिंदगी में पार्टीशन होता है। तो जहां जिस दिशा में आपका डायरेक्टर आपको लेके जाना चाहता है, उस दिशा में आप उसी सिर्फ एक शब्द पार्टीशन के बदौलत थॉट्स को जो है वो मर्ज करते हुए खेलने की कोशिश करते हैं और उस आइडिया से एक नाटक खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो है इम्प्रोवाइजेशन जो है वो काम आती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अपना
स्टैनिस्लावस्की सिस्टम का। स्टैनिस्लावस्की सिस्टम बात करता है मैजिक इफ। मैजिक इफ का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपसे जब आप कैरेक्टर का निर्माण कर रहे हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रही चीजें, आपका कैरेक्टर जो है वो उस तरह से, जिस तरह से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है या जिस तरह से डायरेक्टर चाह रहा है उस तरह से निकल के नहीं आ पा रहा है। आप पूरा जोर लगा रहे हैं कि यार मैंने ऑब्जर्वेशन भी कर ली, मैंने इमोशनल मेमोरी भी लगा ली, मैंने इमेजिनेशन भी यूज कर ली, कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं भी जाकर वो डायरेक्टर जो है वो आपसे खुश नहीं हो पा रहा। तब स्टैनिस्लावस्की आपको ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन फंस जाए कभी कैरेक्टर को बनाते बनाते, तब आप क्या करें, मैजिक का प्रयोग करें। मैजिक इफ क्या है कि जादू, किसका जादू, यदि का जादू, यदि का जादू, कि यदि मैं वो कैरेक्टर होता, कि यदि जो मैं फॉर एग्जांपल कि आप हैमलेट कर रहे हैं और आपसे हैमलेट की वो चीजें निकल के नहीं आ रही हैं और उसमें जो है उसकी जर्नी को समझने में आपको जो है वो कठिनाई हो रही है, तो कहता है कि कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि अगर आप हैमलेट की जगह होते या अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप उस सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन लेते, किस तरह से रिएक्ट करते। अगर आप ये कर पाते हैं, अगर आप ये सोच पाते हैं तो जो है आप उस कैरेक्टर के और नजदीक जाना शुरू पाएंगे। मैजिक इफ में जब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं इस जगह पे हूँ या इस सिचुएशन में फंसा हूँ, तो आपको आसानी हो जाती है कि अगर मैं विपिन की तरह अगर मैं इस सिचुएशन में फंसा होता तो मैं इस तरह से इसमें थोड़ा सा एंगर के साथ डील करता या इसमें थोड़ा सा हैप्पीनेस है वो हैमलेट के साथ भी आप उसको जो है वो को रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि स्टैनिस्लावस्की का मानना ये है कि ह्यूमन बीइंग के जो इमोशंस हैं या ह्यूमन बीइंग की जो सिचुएशन होती हैं, वो बॉडी हो सकता है अलग-अलग हो, लेकिन उनकी अलग-अलग सिचुएशन में रिएक्ट करने की क्षमता जो है वो आस-पास की ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इसलिए मैजिक इफ अप्लाई कीजिए जब आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब उसके बाद आता है गिवन सर्कमस्टांसेस, मतलब दी हुई परिस्थितियां जो स्क्रिप्ट में आपको दी हुई हैं। मान लीजिए कि आपको जो भी स्क्रिप्ट में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो एक्टर आके तलवार निकालेगा, यहाँ पे वो इस एंगल पे जाके वो तलवार वो एक्टर में जो है वो उसको मारेगा, या उसके बाद रोएगा, हंसेगा, या वो जंगल का सीन है, या वो घर का सीन है, या वो किसी पार्टी का सीन है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनका आपको पता होना स्क्रिप्ट में चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या करने आए हैं। मतलब 5 W's आप ले लें अगर, कि who I am, where I am, फिर क्या कहते हैं अपना what, मतलब क्या हूं मैं, उसके बाद when, कब है, कब घट रहा है ये, और उसके बाद which, कौन हूं मैं। ये जो चीजें हैं 5 W's की, ये सब जो आप उनको जब एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो आपको आपकी कैरेक्टर की समस्याओं के समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दी हुई परिस्थितियों को जो है आपको अच्छी तरह से स्क्रिप्ट में से छांट लेना चाहिए, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कि आप अगर पार्टी वाले सीन में हैं तो पार्टी वाले सीन में आपका कैरेक्टर किस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर आप किसी क्या कहते हैं जंगल में हैं तो जंगल में उस वक्त किस तरह से सीन में आपका जो किरदार है वो रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो 10-12 स्टैनिस्लावस्की मेथड की ये जो चीजें हैं, इन चीजों में से, इन सिस्टम में से अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, फिर हम दूसरे मेथड के ऊपर चलेंगे। यस राकेश। यस यस। हेलो सर, मेरा कोई प्रश्न है। हाँ बोलिए सर। आप माफी चाहूंगा सर, आप जो बोल रहे थे कि जो चीज हमने देखे हैं वो चीज को सर अभिनय करना, जो चीज नहीं देखे हैं उस चीज को हम किसी तरह से निभा सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सर
फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे आपने बोले थे कि सर चाय की जो प्याली होती है, उस चाय को प्याली को हम अगर ऑल इनवर्स मतलब सारे मतलब पूरी दुनिया जानते हैं कि चाय को हम कैसे पी सकते हैं, उस तरीके से हम चाय को उस तरीके से पकड़ेंगे, फिर उस तरीके से इमेजिन करेंगे। लेकिन एलियन जो आते हैं, एलियन जो है उनको हम देखे नहीं है, तो उनको किसी तरह से भी कर ले सकते हैं। लेकिन सर हम क्यों सर आज से सर शायद रामायण भी तो बना है सर, रावण को कोई देखा नहीं था, तो लेकिन सर उस तरीके से कैरेक्टर उनको ढाला गया कि लगे कि हाँ रावण का रोल ऐसा होना चाहिए। तो सर उनको भी तो बिना देखे ही कि लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है ना सर कि जिसको हम ना देखें उसको हम किसी तरह भी रोल कर दें। लेकिन अब जैसे रावण के नाम सुनते ही लोगों को दिल में मतलब चौकन्ना उठ जाती है, हाँ रावण, तो उनका उस तरीके से इमेजिन होना चाहिए, उस तरीके से बनावट होनी चाहिए कि रावण का रोल करेंगे। अब रावण का रोल अगर राम भगवान करने लगे तो नहीं अच्छा लगता ना सर। हाँ देखिए, अब इमेजिनेशन और फैंटेसी की बात की है ना। अब रावण को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है ना, और ना ही उन्होंने देखा है जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। अगर आपको मालूम हो तो पूरी दुनिया में 300 तरह की रामायण है, जिसमें रामायण के हर एक कैरेक्टर को हर एक राइटर ने अपने हिसाब से लिखा है। वो अपने हिसाब से इसलिए लिखा है क्योंकि किसी ने ना प्रभु राम को देखा है साक्षात, ना किसी ने रावण को साक्षात देखा है। सिर्फ दंत कथाओं में या किताबों में या ऐतिहासिक कथाओं में उसके बारे में सुना है। तो अब आपके लिए राम जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, मेरे लिए राम का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपके लिए रावण जो है वो वैसा ही भयंकर, वो जैसा भी आप बता रहे हैं कि बड़े ही, अगर आपने ये वाली किसकी रामायण थी, रामानंद सागर की रामायण में देखा हो, तो एक रावण वो है, और एक रावण आजकल अगर आप देखेंगे एकता कपूर के सीरियलों में जो रामायण आती है, एक रावण वो है तो एकदम जिम जाके आया है, उसके डोले शोले हैं, उसके पूरा सा है ना। लेकिन रामानंद सागर की रामायण में वो आपको वास्तविकता के नजदीक लगता है ना जी। लेकिन आजकल के आजकल के जो आजकल के जो बनाए ये तो बनावट लग रहे हैं। राकेश बीच में अपना ऑफ कर दिया करो, राकेश बीच में डिस्टर्बेंस आती है। आप अपना माइक अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो। मतलब अब हर कोई जो है वो रावण का, क्योंकि इतनी सारी रामायण है, हर किसी के लिए उसके अलग अलग मीनिंग हैं। हर जब अलग अलग निर्देशक रामायण को खेलने की चेष्टा करते हैं, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो रामलीला में हो, चाहे वो टीवी पे हो, तो वो उसको अपने हिसाब से उसकी आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकती है उस हिसाब से उसको खेलने की चेष्टा करते हैं। और उसको उसी हिसाब से आपने, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ डायरेक्टर ने रावण को बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में दिखाया है। रावण जो है वो उस तरह से भयंकर नहीं था जिस तरह से उसको दिखाया गया कि राक्षस है तो वो ऐसे ही हंसता होगा, हा हा। ये सारी जो है वो मानव की जो है अपनी कल्पनाएं हैं, अपनी फैंटेसी हैं कि राक्षस जो रहे होंगे वो जब हंसते होंगे तो इसी तरह से हंसते होंगे। आप जब इमेजिन करते हैं और जब आप फैंटेसी में जाते हैं, तो फैंटेसी में सिर्फ आपके पास ये छूट होती है कि आप जो है वो उसको किसी भी तरह से उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इमेजिनेशन में आपको उन्हीं चीजों की कल्पना करने का जो है वो लिमिटेशन होती है कि जो आपने देखी हो। ये है। शायद मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूं या नहीं, मुझे बता दीजिए। जी सर। हाँ तो सर लेकिन सर मैं कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ नहीं बोलिए कि सर जैसे रावण के बारे में बोले तो वो सर हम लोग ये पता था कि राक्षस जाति के लोगों कुछ अलग होते हैं, तो उनको उस तरीके से मतलब राक्षस जाति और इंसान में तो कुछ फर्क ही होता, जब तो हम मानते कि राक्षस जाति के यहाँ रावण राजा थे, तो उस तरीके से उनको दिखाया गया था। लेकिन ये पता आपको कैसे पता चला? ये किसी ने लिखा है ना, ये किसी ने, ये तो पढ़ के ही पता चला ना। है ना। अब मुझे ये बात बता सके, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि राइटर बड़ा है या भगवान बड़ा है, आपको कैसे पता चला कि भगवान होता है? सर ये तो नहीं पता चला भगवान होता है सर, ये सब चीज तो पढ़ के ही पर नॉलेज होती है सर।
पढ़ के नॉलेज हुआ ना, हमें कुछ हमारे माता पिता ने हमें बताया, हमें स्कूल में बताया गया, हमारी सोसाइटी ने हमें फीड किया, फिर उस तरह से हम मंदिर जाना शुरू हुए या मस्जिद जाना शुरू हुए, गुरुद्वारे जाना शुरू हुए, तो एक सुपर नेचुरल पावर को हमने भगवान का दर्जा दिया, है ना। सो ये जब आप बोल रहे हैं कि हमें ये पढ़कर ही पता चला, तो अब इसमें ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके ये इसलिए जानकारी के लिए बोला है कि जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं वो सत्य है, या जो हमें क्या कहते हैं, जो हमारी कल्पना में आता है वो सच है। सो इसी तरह से है कि भगवान के बारे में हमें किताबों से पता चला। जब हम पैदा होते हैं तब, या जब तक हम बच्चे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं होती कि क्या भगवान है क्या, तब तक हमारे लिए कुछ कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम एक अवस्था में आते जाते हैं, युवा अवस्था में आते जाते हैं बचपन से, हमें ये बताया जाता है कि बेटा ये लड़की है, ये लड़का है, ये जानवर है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो ये जो सारी चीजें हमारे अंदर फीड की जाती हैं, ये हमें बताई जाती है। तो ये एक लंबा डिबेट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई शंका हो तो यू कैन आस्क। नो सर। ओके, कोई और? सर मेरा एक प्रश्न था, क्या हम उसको एक दूसरे का पूरक बोल सकते हैं, फैंटेसी और हमारी जो इमेजिनेशन की बात थी? पूरक किस सेंस में, मतलब? दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इमेजिनेटिव होते हो तो आप कहीं ना कहीं आप एक फैंटेसी अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप एलियन, जैसे मैंने एलियन को, सपोज मैंने फैंटेसी करी कि एलियन देखा नहीं मैंने, लेकिन वैसा हो सकता है, उसका चित्रण कर लिया और उसको अपने कल्पना पे उतार लिया। मैंने अपनी फैंटेसी को अपने कल्पना पे उतार लिया और वो मैंने फिर कल्पना करी उस चीज की, तो वो एक दूसरे के जैसे लग रहे हैं मुझे, मतलब तो क्या इस पे? बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि एक दूसरे के पूरक वो हो सकते हैं, क्योंकि फैंटेसी तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप इमेजिनरी तौर पे क्रिएटिव होंगे। अगर आप इमेजिनेशन करने की ही क्षमता नहीं रखते हैं तो आप फिर उसके अगले लेवल फैंटेसी पे जाने की भी क्षमता नहीं रख पाएंगे। तो आपको इमेजिन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का भंडार होता है। वो इंफॉर्मेशन का भंडार कहाँ से आता है? हमारे आसपास के ऑब्जर्वेशन से आता है, हमारे पढ़ने से आता है। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं या कोई भी किसी भी तरह की चीजों को आप पढ़ते हैं, चाहे वो आप गीता ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, या नाटक ले लीजिए, या फिल्में ले लीजिए, देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, उसी से जब हम चीजों की कल्पना करना शुरू करते हैं तो वो इमेजिनेशन का रूप ले लेती है। और उसी इमेजिनेशन को जो आगे जाके जिन चीजों के बारे में हमने सिर्फ क्या कहते हैं सुन रखा हो और उनको साक्षात देखा ना हो, तो उसको जो है हम कल्पना के अगले लेवल पर ले जाते हैं, जिसे हम फैंटेसी बोल देते हैं। तो ये पूरक होने की मतलब आसपास की ही बात है ये। कोई और? सर एक क्वेश्चन था जी सर, मेरा नाम अंजना है। सर जैसे अभी हमने स्क्रिप्ट एनालिसिस की बात की, तो हमने अभी जाना कि स्क्रिप्ट एनालिसिस करते समय ही जो हमारे साथ के एक्टर्स हैं, जो हमारे को एक्टर्स हैं, जो और कैरेक्टर्स हैं उस स्क्रिप्ट में, उनके भी डिटेलिंग हमें एनालाइज करनी चाहिए ताकि हम अपना कैरेक्टर एनहांस कर सकें। ये हमने अभी बात की थी। सर सपोज करते हैं अगर जैसे कोई एक सीन है जिसको मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि मेरा को एक्टर जो है वो यहाँ इस सीन में थोड़ा गुस्से से मुझसे बात करेगा, मैंने ऐसा एंटिसिपेट किया कि मेरा को एक्टर गुस्से में होगा। पर जब हम फाइनली रिहर्सल पे आए तो अगर उस को एक्टर ने अपना कैरेक्टर इस हिसाब से सोचा कि मैं इस सीन को सरकास्टिकली करूंगा, मतलब मैं इतना गुस्सा नहीं होऊंगा पर मैं सरकास्टिकली करूंगा, तो सर स्क्रिप्ट एनालिसिस के टाइम पे किसी और कैरेक्टर की डिटेलिंग पे काम करने से हमारे कैरेक्टर पे रिहर्सल के टाइम थोड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, हमें उसकी डिटेलिंग पे काम करना है, लेकिन हमें एंटीसिपेट नहीं करना है कि हम पहले ही मान के आए कि हमारा जो को एक्टर है वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। वो को एक्टर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उस सिचुएशन में रिएक्ट करता है। हमें अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी होती है कि हमें अपनी चीजें पता है, हमें सर्कमस्टांस पता है, गिवन सर्कमस्टांसेस का हमें पता है, हमें जो है वो क्या कहते हैं इमेजिनेशन हमें जो है उस कैरेक्टर की उसका पता है, हमने
जो है वो हमारी इमोशनल मेमोरी का पता है। तो जो वो सीन चल रहा है, उस सीन में सिर्फ उस को-एक्टर को सुनना है और सुनते-सुनते आपको ये पता चलेगा कि ये को-एक्टर क्या कहना चाह रहा है। तो उसमें उस वक़्त जो है उस को सुनने के साथ जो आपके अंदर भाव आ रहे हैं, अकॉर्डिंग उसके रिएक्ट करना है। हमें घर से ये एंटीसिपेट नहीं करके आना है कि हम रिहर्सल में आज इस तरह से को-एक्टर करेगा। को-एक्टर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सामने वाला को एक्टर हो सकता है रिहर्सल में रोज ही अपने आप को चेंज कर रहा हो, रोज ही वो अलग लेवल पे जाके अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। तो अगर आप ये एंटीसिपेट करके आ जाएंगी तो फिर आप जो है वो रोज ही झटका खा जाएंगी कि अरे आज तो इसने ये कर दिया, आज तो इसने ये कर दिया। तो हमें अपने ऊपर तैयार रहना है कि हमारा जो को एक्टर है वो सिचुएशन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहां पे हमें जो है वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर को एक्टर आपको इतना सेंसिटिव है कि वो चीजें तो रोज बदल रहा है लेकिन आपकी उस सिचुएशन को नहीं बदलने दे रहा, हो सकता है वो एक्शन बदल दे, हो सकता है वो चीजों, लेकिन वो सारा रिहर्सल का प्रोसेस है। जब आप फाइनल रिहर्सल तक पहुंचते हो, जब आपकी चीजें पक्की हो जाती हैं, तो फिर ना फाइनल शो में ना को एक्टर को बदलने का हक होता है ना आपको। फिर आपको पता होता है कि यहाँ पे इसने ये करना है, यहाँ पे इसने ये करना है। सो एंटीसिपेट करने से हमें बचना है। एंटीसिपेट ही करना है तो फिर मेथड की जरूरत ही नहीं है। फिर मेथड से पहले भी एक्टिंग ऐसे ही कर रहे थे। अगर स्टेनिस्लॉवस्की यही बात करता है कि मेथड से पहले भी जो मैं एक्टर देख रहा था वो इमिटेट कर रहे थे, एंटीसिपेट करते थे। ऑडियंस को पता होता था कि अच्छा इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा। आजकल की कई फिल्में या कई नाटक भी हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि सीन के बाद ये ऐसा होगा, इस सीन के बाद ऐसा होगा। खास करके बॉलीवुड की सारी स्टोरी हमें पहले ही पता लग जाती है 20 मिनट बाद कि इस तरह से ये स्टोरी जाएगी। तो एंटीसिपेट नहीं करना है हमें। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। कि जब हम मेथड एक्टिंग की बात करते हैं तो जब हम किसी कैरेक्टर को समझते हैं तो क्या होता है कि मतलब फिजिकली और साइकोलॉजिकली तौर पे हम पूरे उस कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर अगर वो प्ले खत्म हो गया, उस कैरेक्टर का काम खत्म हो गया, फिर हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टर करने जाते हैं तो फिजिकली गेस्चर और साइकोलॉजिकली जो बिहेवियर हमारा होता है वो मतलब इस तरीके से अटैच हो जाता है कि वो छूट नहीं पाता जल्दी। तो अगर हम उस कैरेक्टर को छोड़ के दूसरा कैरेक्टर प्रिपेयर करें तो उससे एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा बीच में छूट गया किसी वजह से, आवाज ही नहीं आई। जी मैं ये कह रहा था कि मेथड एक्टिंग में जब हम किसी कैरेक्टर को करते हैं तो मतलब फिजिकली और साइकोलॉजिकली तौर पे हम उसके साथ पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ। हाँ यहाँ तक मैंने सुन लिया। सर तो उसके बाद अगर हम वो प्ले मान लीजिए खत्म हो गया, उस कैरेक्टर का काम खत्म हो गया, हम नेक्स्ट कैरेक्टर जब करने जाते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब उसका फिजिकली गेस्चर उस कैरेक्टर का और साइकोलॉजिकल बिहेवियर मतलब इस तरीके से अटैच हो जाता है कि जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर करने जाते हैं तो मतलब डिटैच नहीं हो पाता, हमसे खुद से अलग नहीं हो पाता जल्दी। उसको मतलब सर उससे उभरने के लिए क्या करें? देखिए ये बहुत सारे यंगस्टर जब हम फील्ड में आते हैं तो उनके साथ की दिक्कत होती है। मेरे साथ भी रही है दिक्कत, क्योंकि हेलो सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये बहुत सारे जब न्यू कमर आते हैं इस फील्ड में तो उनके साथ ये दिक्कत रहती है। तो इससे बचने के लिए ही जो है वो ये अलग अलग तरह के मेथड जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। इसमें सिर्फ ये करना होता है कि हमें ये सीखना होता है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे किया जाता है। अपनी निजी जिंदगी को अलग रखना होता है हमें और कैरेक्टर की जिंदगी को अलग रखना होता है। इसीलिए जो अभी तो मैंने स्टेनिस्लॉवस्की सिस्टम की ही बात की है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपने जो बात की कि हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। स्टेनिस्लॉवस्की का जो इमोशनल मेमोरी का सिद्धांत है वो बहुत सारे जो आगे चल के उसके जो स्टूडेंट्स हुए हैं उन्होंने उसको नकार दिया है। वो इसलिए नकारा है कि उनके मुताबिक भी जो सिचुएशन आप बोल रहे हैं उनके मुताबिक भी एक्टर को उसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अपनी इमोशनल मेमोरी में जाते हैं और उस इमोशन के साथ जाकर हम जुड़ते हैं तो क्या होता है कि उसके मुताबिक ये लगता है कि हम उस इमोशन को फोर्सफुली जाकर एक तो अपने आप को ही दुख दे रहे हैं, अपने आप को ही हम जो है वो उस चीज के साथ जाकर अपने आप को ही अपने ही सेंटिमेंट्स को
हर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए माइकल चैकर जो है वो साइकोलॉजिकल जर्नी की बात करता है, साइकोलॉजिकल जर्नी के साथ साथ इमेजिनेशन की बात करता है। इसीलिए माइजनर जो है वो आपके एक्टर की स्पॉन्टेनिटी की बात करता है। ये जो लोग हैं ये स्टैनिस्लावस्की के इमोशनल मेमोरी के सिद्धांत को नकारते हैं। उनके मुताबिक ऐसा करना बड़ा ही हर्टफुल होता है, क्योंकि आप अपने उस इमोशन की तरफ जाएं जिसको आपने पास्ट में महसूस चुके हैं, लेकिन इस कैरेक्टर की उन भावों को जिंदा करने के लिए आप फिर से उस दुख में जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो डाइसी एरिया है इमोशन के साथ। इसीलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे स्विच ऑफ हों और स्विच ऑन हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो नाटक खत्म हो गया या आपके जो फिल्म का शॉट खत्म हो गया, उस कैरेक्टर के शॉट के खत्म होने के बाद ही तुरंत आपको ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन मेथड्स के अकॉर्डिंग कि आप अपनी निजी जिंदगी में फट से आ जाएं। आप उस बैगेज को, उस इमोशनल बैगेज को साथ में कैरी ना करें कि आपने मतलब कोई ऐसा इमोशनल भरा सीन कर दिया, अब वो सीन भी खत्म हो चुका है, नाटक भी खत्म हो चुका है, और उसके बाद भी आप जो है वो देवदास बन के बैठे हुए कि यार मेरे साथ ये हो गया। अरे ये आपको समझना पड़ेगा कि वो एक रियल लाइफ और एक स्टेज लाइफ का पार्ट था जो आपने निभाया। यही आपके प्रोफेशनल एक्टर होने और एमेच्योर एक्टर होने के फर्क को साबित करेगा। अगर आप प्रोफेशनल एक्टर होंगे तो आपके निजी जीवन को आपके चरित्र के जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस तरह की टेक्निक्स नहीं आती हैं, उसकी आप किस तरह से उससे बाहर निकलेंगे, तो फिर आप जो है वो एक अनट्रेन्ड एक्टर के दायरे में आ जाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्टैनिस्लावस्की मेथड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम अलग-अलग मतलब कल भी हम बात करेंगे, आज भी हम अभी बात करेंगे माइकल चैकर को लेकर, माइजनर को लेकर, टैगन को लेकर। तब आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से डिफर करते हैं स्टैनिस्लावस्की सिस्टम से, और इमोशनल जो इफेक्ट होते हैं एक्टर के ऊपर उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, वो हम आगे डिटेल में हम बात कर सकते हैं। सर जो स्टैनिस्लावस्की की आप बात कर रहे हैं कि इमेजिनेशन वाली बात, तो अगर दो कैरेक्टर कर रहे हैं और दोनों कैरेक्टर में कोई सीन सेम सीन हो, मतलब सेम इमोशन का सीन हो, और इस इमोशन को हम लाने के लिए हम अपने पास्ट में जा रहे हैं, तो अगर एक ही रेफरेंस से हम दोनों कैरेक्टर के जो सीन कर रहे हैं इमोशन वाला, मतलब सेम टाइप का इमोशन, तो वो दोनों कैरेक्टर सेम नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखो तुम्हें इमोशनल मेमोरी अगर तुम्हें स्टैनिस्लावस्की सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जाना है, तो अगर तुम इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हें पता है ना कि तुम बार बार दोनों कैरेक्टर में अपने उस पास्ट को जो है वो यूज कर रहे हो, है ना। उस पास्ट की मेमोरी को आप जो है वो उन दोनों चरित्रों में यूज कर रहे हो, लेकिन ये ऑडियंस को नहीं पता है। और सिर्फ इमोशन ला देने से अगर आप दोनों ही सीन में या दोनों ही किरदार में रोना ही है, तो दोनों बार रोने या आपने उसका सेम ही इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी बाकी चीजें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका क्या कहते हैं बिहेवियर, उसकी क्या कहते हैं बाकी क्षमताएं, वो तो अलग होंगी ना। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, कोई और क्वेश्चन है? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं बालकृष्ण श्रीवास्तव। सर, जैसा कि अभी आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हम कोई रोल प्ले करते हैं, तो उसको सर और अच्छे एक्सप्रेशंस और इमोशंस के लिए, जैसे कि लाइफ में कोई पुरानी ऐसी घटना हुई हो उससे रिलेटेबल, तो हम उसको याद कर सकते हैं जिससे अच्छे इमोशंस वगैरह आ जाएं। अब सर हम कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे हम बिल्कुल रिलेट करते ही नहीं है कभी अपनी पुरानी लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए सर मैं कोई दानव का रोल करता हूँ या मीट वगैरह खाता हूँ, तो सर फिर उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज तो हमने कभी देखी नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसीलिए इन्हीं चीजों के साथ डील करने के लिए हम मेथड्स की तरफ जाते हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो मैंने बात बताई, ये स्टैनिस्लावस्की मेथड के अकॉर्डिंग है ना। लेकिन बाकी जो मेथड हैं, बाकी जो उसके स्टूडेंट्स जो मेथड बनाए हैं, वो इसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए आपको इमेजिनेशन पावर यूज करने की सलाह देते हैं। कि मान लीजिए कि आपने उस सिचुएशन को नहीं जिया है, जो आप इमोशनल मेमोरी में नहीं जा सकते आप। मान लीजिए कि आपने कभी डेथ देखी नहीं,
आपके सामने कोई जो है वो डेथ हुई नहीं और आप कभी रोए नहीं किसी की डेथ में जाकर, तो आप कैसे कर लोगे इमोशनल मेमोरी में जाके? तो उसमें सिर्फ आपको अपनी इमेजिनेशन इस तरह से स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको वो कल्पना और आपकी जो ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी कि जब कोई मर जाता है तो वो क्या हो सकता है या किस तरह से जो है वो हो सकता है, या फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा बंदा या जो आपका बहुत ही दिल के करीब है, तो आप उसकी सिर्फ यही इमेजिन करने से आपको डर लग जाए कि यार अगर ये बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मेरा क्या होगा? तो फिर वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन आपका साथ देगी। सो आप वहाँ पे इसीलिए इमेजिनेशन इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग। ओके, थैंक यू सर। सो आगे बढ़े या कोई है अभी और? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर आपने बात करी इमोशनल मेमोरी एंड मैजिक की। ये आपके टीवी की आवाज आ रही है क्या? ये पीछे टीवी चल रहा है आपका, बंद करिए। हाँ बोलिए। सर आपने बात करी इमोशनल मेमोरी की एंड मैजिक की। जी जी। तो सर अगर मैं इमोशनल मेमोरी पे जाता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी और मैं उस चीज को याद करके अपने एक्ट में प्ले कर रहा हूँ कि डेथ वाला सीन चल रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। ये किसी और का भी देखना जरा, पीछे टीवी हाँ। या किसी चीज की आवाज आ रही है। इतना तो कॉमन सेंस रखो यार। देखो तेरा कहाँ से किसका है? सब क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ बेटा पूछो। सर जैसे कि इमोशनल मेमोरी एंड मैजिक इफ, तो सर इमोशनल मेमोरी का अगर आपने बताया कि अगर मैं याद कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी एंड उसके बाद मैं स्टेज पे जाके वही चीज याद कर रहा हूँ, तो सर मैजिक इफ में भी अगर मेरे पास वही सिचुएशन है, किसी की डेथ हुई है, तो सर उसमें भी तो मैं वही लगा रहा हूँ ना, इमोशनल मेमोरी वाला पार्ट ही आ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं मैजिक इफ एंड इमोशनल मेमोरी एक कनेक्टेड है, इंटररिलेटेड चीजों दोनों। देखिए जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको इस मेथड के, इस स्टेनिस्लॉवस्की सिस्टम के, वो कहीं ना कहीं अपने आप। अरे किसकी आवाज आ रही है यार? ये कौन है भाई? ये शशांक रावत का वीडियो है, वो माइक है जो ऑन था, मैंने अभी म्यूट किया है। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है उससे। वो बीच बीच में वो बार बार माइक ऑन हो जा रहा है, मैं कर रही हूँ इधर से म्यूट। हाँ जी 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 जी, आप अपनी चलिए चलिए विपिन जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो जितने भी स्टेनिस्लॉवस्की, शशांक फोटो का नहीं तुम्हारी। हाँ यस सर। हाँ, सो जितने भी स्टेनिस्लॉवस्की के जो सिद्धांत या जो मेथड मैंने तुम्हें बताए हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरलिंक है ही, ठीक है, उनका कनेक्शन तो है ही। लेकिन मैजिक इफ जो है वो आपको पास्ट में नहीं जाना है। इमोशनल मेमोरी में आपको आपके पास्ट में जाके वहां से इमोशनल इकट्ठा करके लाना है, ठीक है। लेकिन मैजिक इफ में आपको सिर्फ कैरेक्टर की जगह बदलनी है। आपको पास्ट में नहीं जाना है कि मैं पास्ट में अगर ऐसा होता। आपको जो करना है वो वर्तमान में करना है। वर्तमान में इन द सेंस कि अगर आप हैमलेट बन रहे हैं और हैमलेट की जगह अपने आप को रख रहे हैं, तो आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप रख रहे हैं, उसमें आपको पीछे नहीं जाना है। तो ये फर्क है मैजिक इफ में और इमोशनल मेमोरी में, ठीक है। यस सर। हाँ, सो इतना ही डिफरेंस है। हालांकि ये भी इंटरलिंक्ड है, लेकिन इसका जो है एक थिन है इनमें भी। लेकिन मैजिक इफ में फॉर एग्जांपल कि मैं अगर शशांक होता तो मैं शशांक की जगह अपने आप को रखकर देख रहा हूँ इस वक्त, है ना। और लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है और मैं उस मोमेंट को याद करने लग गया, याद करते करते मैं उस सिचुएशन में चला गया, तो वो हमारी एक फ्लैशबैक जर्नी हो गई। सो ये फर्क है मैजिक इफ और इमोशनल मेमोरी। हेलो हेलो। हाँ विपिन जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सो अब आगे बढ़ें या अभी भी कोई क्वेश्चन है इस मेथड को लेकर? आगे बढ़ते हैं, जब आएगा बीच में ले लेंगे क्वेश्चन। ओके,
सो हम अब नेक्स्ट जो हम बात वो स्टेनिस्लॉवस्की की थ्योरी का क्रिटिक भी रहा है। वो उसका मानना ये है कि स्टेनिस्लॉवस्की जो बात करते हैं इमोशनल मेमोरी में जाओ और अपने इमोशन को जो है वो वहाँ पे लेके जाओ और उसके बाद अपने आप को उस इमोशन में इंडल्ज करो, तो उसका मानना ये है कि ऐसा करने से एक्टर जो है वो एक अलग ही तरह के दुःख में जा सकता है, एक अलग ही तरह के सिचुएशन में फँस सकता है। क्योंकि कई सिचुएशन ज़िंदगी में कई लोगों के ऐसे हो जाते हैं जिन्हें वो याद करना नहीं चाहते और आप उन्हीं को याद करने के लिए सिर्फ़ एक रोल निभाने के लिए कह रहे हो, तो ये थोड़ा-सा मुझे आपत्तिजनक लगता है, माइकल चेखव ये कहता है। तो इसको लेकर स्टेनिस्लॉवस्की और माइकल चेखव के बीच में झगड़े भी हुए स्टूडेंट और टीचर के लेवल पे। लेकिन स्टेनिस्लॉवस्की ने अपने जीवन के एंड में जाकर ये माना है कि उसने जो लिखा है वो एकमात्र सत्य नहीं है। उसने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों की रिसर्च के आधार पर लिखा है। तो हो सकता है कि कल को आप जो अभी जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं, कल को आप अपना एक मार्ग चुनें, अपनी एक दिशा चुनें और अपना एक अलग तरह से मेथड को अप्रोच करने की, एक विधा को आप रिसर्च करने की और उसको डेवलप करने की दिशा में जाएँ। तो आपका कल को अपना मेथड थ्योरी भी आपकी एक निकल सकती है। तो ये उसने माना है कि उसकी अपनी जो चीज़ें हैं उसके आधार पे वो मेथड थे। सो अब माइकल चेखव जो बात करता है, वो बात करता है बॉडी की और साइकोलॉजी की। वो थ्रू बॉडी और साइकोलॉजी के तहत जो है वो कैरेक्टर को अप्रोच करने की बात करता है। उसको उसने ना सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं एक टास्क को पूरा करके ही कंप्लीट होगा और वो जो एक्शन होगा वो कहीं न कहीं आपकी साइकोलॉजी से जुड़ा होगा। मूवमेंट कई बार हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी से ना जुड़ी हो। जैसे बात करते-करते आपने जो है वो ऐसे हाथ कर दिया या वो एक एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसी एक्शन को जो है वो किसी काम को पूरा करने में लगाया जो और उस काम को पूरा करके आपने कंप्लीट कर दिया, तो वो एक पूरा का पूरा जो है वो एक फुल टास्क माना जाएगा। सो इस तरह से साइकोफिजिकल का एक्टर की बॉडी और साइकोलॉजी के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद माइकल चेखव जो बात करते हैं, वो बात करते हैं हायर ईगो की। हायर ईगो हम एक्टरों में एक समस्या होती है। वो क्या समस्या होती है कि हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम में एक ईगो तो होता ही है। ईगो का मतलब होता है कि हम ज़्यादातर अपने आप को ही देख रहे होते हैं, है ना? तो माइकल चेखव कहता है कि जब हम कोई कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, तो उस वक़्त एक्टर की ईगो को इम्पोर्टेंट नहीं है। उस वक़्त कैरेक्टर की क्या ईगो है, कैरेक्टर की क्या सिचुएशन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बॉलीवुड से एग्ज़ाम्पल दूँ आप सबको समझ में आए क्योंकि बॉलीवुड हम सब देखते हैं। तो अगर हम सलमान खान को लें, तो सलमान खान के फ़िल्में देखते हुए हमें सलमान खान की एज़ एन एक्टर ईगो नज़र आती है। सलमान खान मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हम सबको सलमान खान के बारे में पता है। तो सलमान खान की जो ईगो है वो एज़ एन एक्टर
हावी रहती है उसके कैरेक्टर के ऊपर। उसका कैरेक्टर क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसमें हम जो है वो सलमान खान को देख रहे होते हैं और सलमान खान को पता है कि वो उसी को देख रहे हैं पब्लिक का, तो वो उस तरह से ही एज ए सलमान खान ही बिहेव करता है, एज ए सलमान खान ही अपनी जो है वो एक ईगो के साथ खेलता है। और लेकिन अगर उसी तरह से अगर हम जो थोड़ा सा अगर एज एन एक्टर बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखें या इरफान खान को देखें, इन नाम इसलिए लिख रहा हूं कि आजकल के यंगस्टर इन नाम जानते हैं। या पुराने एक्टर्स में से अगर हम बोलें तो अपना नसीरुद्दीन शाह हो गए या उत्तम कुमार हो गए। ये जो एक्टर थे ये अपनी ईगो को साइड में रखकर कैरेक्टर के आवरण को ओढ़ते थे, कैरेक्टर की पूरी पर्सनैलिटी को दिखाते थे। तो उसमें जो है वो कैरेक्टर की ईगो दिखाई देती थी। उनमें से वो नसीर जो है या नवाज जो है वो 3 घंटे के लिए गायब हो जाता था। सो ये फर्क है हायर ईगो में। अब हायर ईगो में एक साथ ये इसका, लेकिन इसका बड़े कॉन्टेक्स्ट में मतलब बताते हैं अपना माइकल चेखव। माइकल चेखव कहते हैं कि हमारा ये जो दिमाग होता है, हमारा ये जो दिमाग होता है, इसका जो एक पोर्शन होता है जिसे हम सब कॉन्शियस कह सकते हैं, वो यहाँ से देखता रहता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो जो यहाँ से हमें वॉच कर रहा है वो दिमाग, वो हमें ये दिशा निर्देश दे रहा है कि ये गलत होगा या ये सही होगा या इसको जो है तो इस तरह से कर। हमारी जो एक हायर सेल्फ है वो हमें क्या कहते हैं क्या शब्द नहीं मिल रहा मुझे, एक संदेश देती रहती है कि फॉर एग्जाम्पल कि विपिन ये ठीक नहीं रहेगा, विपिन ये जो है वो इस तरह से कर, ये विपिन ये इसको इस तरह से करना चाहिए। तो वो जो सेल्फ है उसको वो हायर ईगो कहता है कि जो हमें हर दौर में जो है एक तरह से क्या कहते हैं आगाह करता है। हाँ हाँ आगाह करता है। जी जी आपका ये जो ये केबल है ना, ये थोड़ा हिल रहा है तो उससे शायद डिस्टरबेंस आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए। ओके हाँ ओके आ रही थी, इसी से आ रही। सो वो जो हायर ईगो का कंसेप्ट है वो उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में भी आप देख सकते हैं। हालांकि माइकल चेखव स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं करता है, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में भी जब आप किसी गुरु को सुने या किसी धर्म गुरु को सुनते हैं या ओशो को ही सुन लें, तो ओशो भी ये बार बार ये बात करता है कि हमारे अंदर एक ऐसी सेल्फ है जो हमें ये बार बार चेतावनी देती रहती है, आगाह करती रहती है कि ये गलत है, ये सही है, इस तरह से करो। और फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर बैठा हुआ हूं तो कुछ देर के लिए मैं ये मान के चलूं कि मेरे सामने मेरे अंदर का जो सेल्फ है वो सामने बैठा हुआ है, और वो जो सामने वाला सेल्फ है जो हमें सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति देता रहता है, पावर देता है, वो हायर ईगो होता है। उसको हमें चैनलाइज करना सीखना चाहिए। वो चैनलाइज करना जितना हम सीखते जाएंगे, जितना हम सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, जितना हम जो है वो अच्छे किताबें पढ़ेंगे, अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, अच्छे चीजों के देखने की हमारे अंदर ताकत होगी, जीव जंतुओं को समझने की हमारे अंदर एक क्षमता पैदा होगी, पेड़ पौधों से बात करने की हमारे एक अंदर सेंस होगी। ये आपको हास्यास्पद लग सकती हैं बातें, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एक्टर, हमें जो है इन चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए कि हम इतने सेंसिटिव हों कि हम एक पेड़ के साथ भी बात कर सकें, एक जानवर के साथ भी बात कर सकें और उनकी चीजों को समझ सकें। ये जो सेंसिटिविटी की भावना जो हमारे अंदर पैदा होगी, वो हमारी उस हायर सेल्फ को और प्योर करेगी, और वो हायर सेल्फ जो है, वो जो हायर ईगो है, वो आपको एज एन एक्टर जो है एक सही डिसीजन लेने में मदद करेगी, आपके कैरेक्टर की चीजों के साथ रिलेट करने में, उसके और नजदीक पहुंचने में मदद करेगी। तो ये जो है माइकल चेखव का हायर ईगो का सिद्धांत है। इसको आप ज्यादा और बारीकी से समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप इसके यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं या इसके ऊपर कई सारी किताबें हैं ऑन टेक्निक ऑफ एक्टिंग,
करके बुक है, उसमें ये सिद्धांत आपको हायर ईगो का मिल जाएगा, जिससे आपको जो है ये सिद्धांत और डिफाइन हो सकता है और साफ हो सकता है आपके उसमें। उसके बाद जैसे मैंने अभी बात की कि लेयर्स, सेंसिटिविटी कैसे आती है। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की अगर हम साइंटिफिक या डॉक्टर के हिसाब से देखें तो हमारी बॉडी की जो है वो 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में हमें जब हम एक्टर बनते हैं तो ये मानना, कुछ बड़े लोग ये कहते हैं या कुछ एक्टर्स ये मानते हैं कि एक्टर को बच्चे की तरह होना चाहिए। बच्चे की तरह क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा बचपन में छोटा होता है तो उसकी जो स्किन होती है ना, स्किन टोन जो होती है या स्किन होती है बड़ी मुलायम होती है, बड़ी ही सॉफ्ट होती है। ऐसा लगता है कि यार इसको कहीं जोर से पकड़ने से ये कहीं इसकी जो स्किन है वो हाथ में ना आ जाए। तो वो जो स्किन है वो सबसे प्योर अवस्था होती है एक ह्यूमन बॉडी की। वो पहली लेयर होती है जब बच्चा पैदा होता है या जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पहली लेयर होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उसमें हमारी समझदारी आ जाती है, हमारी चालाकी आ जाती है, हमारी और सारी कई चीजें आ जाती हैं। तो हम जो है वो सामाजिक तौर पे जो है वो थोड़े से मिलावटी होना शुरू हो जाते हैं और उस मिलावट के साथ साथ हम अपनी बॉडी को जो है वो क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं या उसको जो है वो मिलावटी बना लेते हैं। तो वो जो 7 लेयर्स जो होती हैं एज एन एक्टर हमें दोबारा उसी बच्चे को ढूंढने की कोशिश करने के लिए जो है ये हायर ईगो का सिद्धांत कहता है कि आप उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कीजिए जो आप बचपन में थे, क्योंकि इसी वजह से वो जो 7 परतें आपकी बॉडी में चढ़ गई हैं उसी वजह से जो इमोशन कैरेक्टर का जो आपके अंदर फील नहीं हो पा रहा है या आपके अंदर आपके को एक्टर का इमोशन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, आपको महसूस नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अपनी संवेदना से बहुत दूर चले गए हैं इस उम्र तक आते-आते। तो उसी उम्र को दोबारा हमें ढूंढने की कोशिश करनी होती है एज एन एक्टर। वो हम थ्रू एक्सरसाइजेज करते हैं, थ्रू मेथड करते हैं, थ्रू स्पिरिचुअलिज्म करते हैं। योगा, अगर हम योगा की बात करें तो योगा भी हमें जो है वो बॉडी के साथ साथ हमारी अंदर देखने की ताकत को बढ़ाने की बात करता है। स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो सभी स्पिरिचुअलिज्म जो है वो हमें अंदर से जोड़ने की बात करते हैं। इसी तरह से मेथड एक्टिंग भी एक्टर को हमारे इनसाइड में देखने की जो बात करती है और हमारे अंदर की आत्मा के साथ जुड़ने की बात करती है। तो उस लेयर सॉरी इनर आई, हाँ इनर आई जी। उस तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो काम करना चाहिए। वो काम कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि आप दूसरों के प्रति कितना संवेदनशील हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर न्यूज भी सुन रहे हैं ना और न्यूज सुनते सुनते भी कोई बुरी खबर सुन रहे हैं तो वो न्यूज सुनकर ही रोना शुरू कर देते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो किताब पढ़ते पढ़ते उनको रोना आ जाता है। या तो ये कोई इसमें हंसने वाली बात नहीं होती। हमें हो सकता है वो लगे कि यार ये तो बड़ा बच्चा वाली बात कर रहा है, ये किताब पढ़ते पढ़ते रोना शुरू हो गया। लेकिन वो बच्चे वाली बात उसमें है तो इसका मतलब उसमें कुछ खास बात है, आप में नहीं है। आपको ढूंढनी पड़ेगी वो बात। हम उसकी हंसी तो बना रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम कितने मिलावटी हो चुके हैं और वो बंदा अभी भी उस इमोशन के पास है जिसके पास हम बचपन में थे। तो ये जो हायर सेल्फ है, ये जो हायर ईगो का सिद्धांत है, ये हमें उसी परत जो हमारी जो पहली लेयर है बॉडी की उसी तक पहुंचने की एक जर्नी की बात करता है। उसके बाद माइकल चेखव भी इमेजिनेशन की बात करते हैं, जैसे स्टैनिस्लावस्की बात करता है। इसमें जो स्टैनिस्लावस्की ने इमेजिनेशन की बात की वही माइकल चेखव भी बात करते हैं। इसमें कोई ज्यादा डिफर नहीं है। उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करता है, वही स्टैनिस्लावस्की ने भी की है। जो इसमें माइकल चेखव ने उनमें सिर्फ 2 चीजें ऐड की हैं, एक हायर सेल्फ और एक साइकोफिजिकल। उसके बाद हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन। एक टर्म यूज करता है माइकल चेखव, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है?
उसका कहना ये है कि मान लीजिए आप बहुत इमेजिनेटिव हैं, आपके दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जब तक आप उनको सच्चाई में तब्दील नहीं कर देते या इनकॉर्पोरेट नहीं कर देते, कि आपके दिमाग में एक इमेज आई, उस इमेज की इमेजिनेशन आई, अब वो दिमाग में है, लेकिन उसका क्या फायदा जब तक आप उसको स्टेज पे ऑडियंस को ना दिखा पाओ या फिल्म में कैमरा के सामने जो है आप उसको जो है वो ना ला पाओ और उसको इनकॉर्पोरेट ना कर पाओ। तो उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो जरूरी है। सो इसलिए जितने भी आपकी इमेजिनेशन है, जितने भी आपके थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है। तो जो भी आप इसकी एक्सरसाइज इस तरह से की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हैं और घर में बैठकर भी आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन चल रही है और उस इमेजिनेशन को आप किस तरह से हकीकत का रूप दे सकते हो, इसके लिए आप प्रयासरत कर सकते हैं। उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास उस तरह की कोई चीजें नहीं है तो। यही सारा जो खेल है वो अपनी इमेजिनेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक एक्टर के तौर पर हमें करना चाहिए। उसके बाद बात करता है वो रेडिएशन की। हमने रस की बात की थी नाट्य शास्त्र में। रेडिएशन हालांकि वेस्टर्न माइकल चेखव का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी ये रस के ही तरह की चीजों के आसपास की बात करता है। वो कहता है कि जब एक्टर अपने अंदर इमोशन को फील करता है तो उसी तरह से जब वो फील कर लेता है तो सबसे पहले उसके अंदर फीलिंग आएगी। अब उस फीलिंग को उसे रेडिएट करना है। रेडिएट किस लिए करना है? रेडिएट इसलिए करना है ताकि जो उसने सोचा है वो ऑडियंस तक भी पहुंचे। अगर उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, पहले तो वो उसे खुद को फील करना पड़ेगा, फील करने के साथ साथ उसको वो ऑडियंस तक भी पहुंचाना पड़ेगा। अब नाट्यशास्त्र भी यही बात करता है कि रस, पहले तो एक्टर को अपने अंदर रस फील करना पड़ेगा, फिर उसकी निष्पत्ति करनी पड़ेगी। तो ये आपको तभी आएगा जब आप रोज इन चीजों की प्रैक्टिस में होंगे। आप अपने आप को और जितना संवेदनशील बनाने के लिए प्रयासरत होंगे, जितना आप एज एन एक्टर जो है वो रोज काम कर रहे होंगे अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, तो ये तभी संभव हो पाएगा। तभी आप जो है वो चीजों को रेडिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब गुस्सा होते हैं या आप जब हंसते हैं तो रियल लाइफ में तो वो जो इमोशन आपका गुस्से में जो दूसरे तक पहुंचता है और दूसरे को हो सकता है आपके गुस्से से बुरा लगे, जब दूसरा आपसे डर जाए, तो इन चीजों को एज एन एक्टर आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जब आप गुस्सा हुए थे, तो उसमें आपकी एनर्जी का जो फ्लो था वो ऐसा क्यों था और किस वजह से था कि सामने वाला आपसे जो है वो डर गया या सामने वाला आप पर जो है वो आपको मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो जब आप इस तरह से अपने निजी जीवन की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, अपने ह्यूमन इमोशंस को जो है वो देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मोमेंट में जो है वो इमोशन अलग अलग तरह से हम कैरी करते हैं और उसका जो है वो सामने वाले तक अलग अलग प्रकार से असर पहुंचता है। अब इमोशन किससे जुड़े हुए हैं? इमोशन जुड़े हुए हैं हमारी ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग होगा कि जब आपकी ब्रीदिंग बदलती है तो इमोशन भी चेंज होगा। ब्रीदिंग मतलब साधु जो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साधु को साधु क्यों कहा जाता है? साधु को साधु इसीलिए कहा जाता है कि वो ब्रीदिंग को साधने की पूरी उम्र कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग को अगर उन्होंने साध लिया तो उनकी जो सेंसेस हैं, उनके जो और सारी बॉडी की लिमिटेशन है वो उनके कंट्रोल में आ जाती हैं। सो साधु जो है वो पूरी उम्र इसी प्रैक्टिस में रहता है कि किस तरह से वो अपनी ब्रीदिंग को और कंट्रोल में कर पाए और साध सके। क्योंकि मेरा मानना ये है एज एन एक्टर कि दुनिया में 90% क्राइम जो होता है वो हमारी ब्रीदिंग को ना समझ पाने के कारण होता है। जितने भी हमारे सोशल सिस्टम में क्राइम हो रहे हैं, कत्ल हो रहा है, रेप हो रहा है या डकैती हो रही है या कुछ भी हो रहा है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं,
ये हमारी उत्तेजना, क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग है हम इसको कंट्रोल ही नहीं करना सीख पा रहे। हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है तो हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हमारी जो ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो इन सारी चीजों को समझने के लिए, इमोशन को समझने के लिए हमें ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ब्रीदिंग के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं? आप घर में बैठे बैठे आंखें बंद कीजिए और सिर्फ पहले 5-10 मिनट जो है वो ब्रीदिंग को इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए और सिर्फ देखिए कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब आप धीरे-धीरे ब्रीदिंग को समझना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे इसका तो जो कनेक्शन है वो हमारी क्या कहते हैं इमोशन के साथ है। क्योंकि जैसे ही आपकी ब्रीदिंग, आपने नोट किया हो अगर कभी निजी जिंदगी में, कि जब आप खुश होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न अलग होता है, जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न एकदम फास्ट हो जाता है, जब आप डरे होते हैं तो एकदम से ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो अलग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं सामने वाला पर्सन, हमारी जो ब्रीदिंग है वो चेंज होती रहती है और उस चेंज होने के साथ-साथ हमारा इमोशन बिना किसी रुकावट के बदलता रहता है। सो इसी तरह से हमें स्टेज पे भी करना होता है या कैमरे पे भी करना होता है। पर कैमरे में क्या होता है कि हम इसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, फ़ोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, या स्टेज पे भी हम जब हमें डायरेक्टर बोलता है कि मुझे ये वाला इमोशन चाहिए तो हम उसको इमोशन दिखाना शुरू कर देते हैं, ये फ़ील नहीं करते। हम अगर डायरेक्टर ने बोला है कि ये इस वक़्त मुझे ये वाला गुस्से वाला इमोशन चाहिए तो हम गुस्सा ऐसे दिखा रहे हैं, जबकि गुस्सा सिर्फ़ फ़ील करना है, हमें आउटर नहीं दिखाना है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी रेडिएशन से होते हुए, इमोशन के साथ होते हुए ब्रीथिंग को हमें समझने की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद जो पॉइंट आता है माइकल चेखव का, वो आता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब माइकल चेखव ये कहता है कि हर कैरेक्टर का एक बॉडी का एक्सपेंशन होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा जब आप अपने कैरेक्टर का निर्माण कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट में कौन-सा दिन दिया गया है, कौन-सा महीना दिया गया है, किस समय की बात चल रही है, कौन-सा शहर है, कौन-सा देश है। और वहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, पतझड़ है। अगर गर्मी है तो वो एक्सपेंशन में जाएगी या कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी। तो कैरेक्टर का निर्माण करते वक़्त हमें स्क्रिप्ट में दी हुई परिस्थितियों में ये ढूँढना चाहिए कि कौन-सा शहर है, उस शहर का क्लाइमेट क्या है, उसके वहाँ के कॉस्ट्यूम क्या हैं, उसके लोगों की क्या कहते हैं फूड क्या है। जब आप इतनी डिटेल में जाएँगे तो आपको आपके कैरेक्टर के लिए बॉडी ढूँढने में मदद मिलेगी कि आपका कैरेक्टर इस दिन में इतने बजे, इतने तापमान पर जो है वो इस तरह से महसूस कर रहा है। और उस महसूस करने के साथ-साथ आपकी ब्रीथिंग, आपकी बॉडी, आपके इमोशन का जो वो क्या कहते हैं, अपने आप ही क्या कहते हैं निर्माण हो रहा है। तो इतनी बारीक डिटेल में जब आप जाएँगे, हालाँकि इतनी बारीक डिटेल में हम नहीं जा पाते हैं। एक तो अगर हम प्रोफ़ेशनली बात करें तो अगर प्रोफ़ेशनली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते, ऑडिटोरियम के खर्चे नहीं होते, रिहर्सल स्पेस के खर्चे नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर एक प्रोफ़ेशनल एक्टर की तैयारी हमें करनी है, तो हमें मतलब अपने लेवल पे मान लीजिए कि आप अपने घर पर जाकर ही उन चीज़ों के ऊपर काम करें। आप ज़रूरी नहीं आपको आपको बाहर जब आप प्रोफ़ेशनली नाटक करेंगे, तो आप या शूटिंग शूटिंग करेंगे तो आपसे डायरेक्टर जो है वो आपको हो सकता है इतना टाइम ना दे कि आप उसको इतना डिटेल करें। आपको वो घर से करके आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो है वो सब कुछ रेंट पे होता है। कैमरा रेंट पे होगा, आपका पूरा स्पेस रेंट पे होगा, उसका पैसा आपको 1 घंटे के या मिनट के हिसाब से पड़ रहा होता है, तो इसलिए डायरेक्टर आपसे ऑन सपोर्ट माँगेगा कि मुझे मेरे प्रोडक्ट का जो है वो फटाफट जो है वो क्या कहते हैं अ, एक कि क्या बोलते हैं उसको
मेरे प्रोडक्ट का दिमाग में फंस गया मेरे, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हाँ रिजल्ट चाहिए। तो इसीलिए ये सारा जो हमें जितना भी काम करना है वो हमें अपने लेवल पे, अपने घर पे या करना होता है। सो इस तरह से आपको इतनी डिटेलिंग में जाना पड़ता है। सो ये तो हमारे कुछ थे माइकल चेखव के अकॉर्डिंगली किस तरह से हम चीजों को कैरेक्टर को बनाने में हम काम करते हैं। सो मुझे लगता है कि आज तक के लिए 2 मेथड हमने बात किए हैं, कल हम इससे आगे बात करेंगे। सो अभी आपको माइकल चेखव और स्टेनिस्लवस्की के बीच में कोई समानता नजर आई हो या डिफरेंस नजर आया हो, या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, यू कैन आस्क। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कल के लिए क्या तैयारी करनी है, किस तरह से एक एक्सरसाइज में आपको दूंगा। सो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। प्रणाम सर। सर मेरा नाम सौरभ है। सर अभी आप कह रहे थे इमोशन और ब्रीदिंग की बात कर रहे थे। सो कभी कभी लाइक मेरे साथ मुझे कंफ्यूजन थी पहले और अभी भी है कि सर क्या ब्रीदिंग को हम मतलब चेंज करके अपनी इमोशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो फेकनेस ला सकते, मतलब मेक बिलीव कर सकते हैं उसके साथ? देखिए सबसे पहले जो हमें एज एन एक्टर करना चाहिए वो हमें ब्रीदिंग चेंज करने पे ध्यान नहीं देना है या इमोशन दिखाने पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले जब आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट में से आपको कर दो, लेकिन आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है एज एन एक्टर साइकोलॉजिकल मूड को पकड़ लेना। सर बट कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अगर मैंने पकड़ लिया साइकोलॉजिकल मूड और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया मैं, लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड आवाज रहती है कि ये मतलब अभी ये होना चाहिए, आगे ये करना है, या फिर ये लाइन बोलनी है, या फिर इस तरह से रिएक्ट करना है। सो मतलब उस वक्त मेरे साथ क्या होता है कि कैरेक्टर कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, उसकी जो ग्रिप होती है मेरी वो छूट जाती है। तो सर वो बैलेंस कैसे होगा? देखिए वो तो हमारे साथ होगा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बात की कि माइकल चेखव बात कर रहा है हायर ईगो की। तो हमारा जो वो दिमाग होता है वो हमें बार बार, हम कहीं भी हों, वो निर्देश दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ अभी क्लास कर रहा हूँ तो अभी भी मेरा दिमाग मुझे निर्देश दे रहा है कि मुझे किस तरह से इस वक्त आपके सामने अपने आप को रखना है, किस तरह से अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करना है अपने आप को, है ना। तो वो जो दिमाग है वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमें इतना अपने आप को ट्रेन करना होता है कि उस दिमाग के दिशा निर्देश देने के साथ साथ कि हम जो सिचुएशन, नाटक की जो सिचुएशन है या जो फिल्म की जो सिचुएशन है उसको हम कैरी करें, और कैरी करते हुए जो है वो हम पूरी तल्लीनता के साथ पूरे उसके साथ उसको निभाएं। सो ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें हमें लगभग कई सालों की ट्रेनिंग काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने एनएसडी में 3 साल लगाए हैं, तो ये सिर्फ 3 साल का काम नहीं है, इसके पीछे 15 साल 12 साल पहले के भी हैं, जब मैं एनएसडी में नहीं था तब भी मैं काम कर रहा था। और अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ छूट गया है जो मुझे अचीव करना है। तो ये एक्टर की लॉन्ग जर्नी है, एक एक्टर की पूरी जिंदगी की, एक्टर ही नहीं,
आप कोई भी कलाकार ले लीजिए, चाहे वो कुडियाट्टम का कलाकार हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो किसी भी शैली का कलाकार हो सकता है वो। तो ये आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक जो जर्नी है वो लॉन्ग लाइफ जर्नी होती है। सो आप दिन प्रतिदिन अपने आप में कुछ चीजें जो है वो अमेंडमेंट भी कर रहे हैं और कुछ अचीव भी कर रहे हैं। तो आप धीरे-धीरे एक डे बाय डे अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो जो है उसी तरह से ये है कि आपका जो माइंड है उसको आपको धीरे-धीरे ये आदत डालनी पड़ेगी कि हाँ, ठीक है वो आपको निर्देश दे रहा है, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि आप जो नाटक कर रहे हैं उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वो मूड नहीं छोड़ना है। क्योंकि मूड के पे कैसे काम करना है उसके लिए स्टेनिस्लॉस की इमेजिनेशन की बात करता है, उसके लिए कंसंट्रेशन की बात करता है। कंसंट्रेशन अगर जितना आपका स्ट्रांग होगा, आपका मूड आपके हाथ में रहेगा। उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको अलग-अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। आप चाहे तो कमरे में एक कैंडल जला के सिर्फ उस कैंडल को देखते हुए कुछ मिनट जो है वो सिर्फ उस कैंडल को देखिए और अपने आसपास की चीजों को इग्नोर करते हुए जो है वो सिर्फ उस पे ध्यान फोकस कीजिए और एक जगह पे अपने थॉट को लाने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये लेवल अचीव कर लें, लेवल को बढ़ाएँ। इस लेवल को बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि ऐसी जगह पर आप कॉन्संट्रेट करने की कोशिश करें जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो। जब फॉर एग्जांपल कि आप अपने छत पे चले जाएँ या घर पे कहीं हो, तो ऐसी जगह पे आप कॉन्संट्रेट करने की कोशिश करें जहाँ पे बाकी चीज़ें जो है वो आपके हाथ में नहीं है और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप जो है उस डिस्टर्बेंस में अपने आप को एक जगह पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप धीरे-धीरे हो सकता है ये पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन ना हो, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, तो ये 5वें दिन जाकर ज़रूर होना शुरू होगा और 5वें दिन के बाद आप 6वें दिन और कुछ देखेंगे, 7वें दिन और अचीव करेंगे। सो जितना आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी आप इसको कर लें और आपको लगे कि अभी भी मेरी कंसंट्रेशन में कमी है। सो ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब ये अचीव होगा। सो आर्ट में कुछ भी संपूर्ण नहीं कहा जा सकता या परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। आपको ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे भी लगेगा, जैसे मैंने स्टेनिस्लॉवस्की की बात की कि उसने पूरी ज़िंदगी लगभग 40 साल उसने रिसर्च में दिए और 40 साल के बाद मरते वक़्त भी उसने क्या कहते हैं बोला कि उसने जो सिद्धांत बनाए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हों और वो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि सब इससे जो है वो सहमत हों। सो ये एक आप अपने इंडिविजुअली आप कितना खींच सकते हैं इसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट विपिन, टास्क दे दिया जाए। जी जी सर। क्योंकि मैं इनको ये बोलना चाहूंगा, जो भी सर टास्क दे रहे हैं कल दोपहर 12 बजे तक आप अपलोड कर दें किसी भी हालत में, क्योंकि विपिन सर को भी देखने के लिए समय चाहिए होगा, तभी आगे बात होगी। उसके बाद का हम लेंगे नहीं सर, प्लीज। सो टास्क आपको ये करना है, आप जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक हो, फॉर एग्जांपल हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट म्यूजिक होता है, जो आपका बेस्ट फेवरेट म्यूजिक हो, जिसे आपको सुनकर ऐसा लगता हो कि वाह क्या हो बात हो गई, क्या मतलब जिसे आपने हजारों बार सुना हो लेकिन आपको कभी उससे बोरियत ना हुई हो, ऐसा म्यूजिक आपको चुनना है। और उस म्यूजिक को सुनते हुए आपके भीतर जो थॉट्स आते हैं या जो इमोशन उमड़ते हैं, उस इमोशन को आपको प्रैक्टिकली, मतलब फॉर एग्जांपल कि आप अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, बातें सुनने के साथ आपके दिमाग में जो रिएक्शन आ रहा है, जो इमोशन भाव आ रहा है, वो उमड़ रहा है आपके दिमाग में। अब उसको मैं कहूँ कि जो मैंने कहा है उसको प्रैक्टिकली करना है आपको। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ कि मैंने आपको टास्क दिया, आपके दिमाग ने रिसीव किया, आपने उसको कर दिया। अब वैसा ही आपको करना है कि आप जो म्यूजिक आपका सबसे फेवरेट म्यूजिक है, उस म्यूजिक को सुनने के बाद आपके अंदर जिस तरह की भी इमोशन उमड़ते हैं या जिस तरह की भी फीलिंग उमड़ती है, उस फीलिंग को आपको प्रैक्टिकली 2 या 3 मिनट के वीडियो में मुझे दिखाने की कोशिश करनी है। अब वो
प्रैक्टिकली आप हो सकता है कि म्यूजिक सुनने के बाद आपको लगे कि मैं जो हूँ वो कोई एक्टिविटी करना चाहता हूँ उसके साथ, तो आप कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप जो है उस म्यूजिक को सुनने के बाद आपके अंदर जो इमोशन आया है, वो जो इमोशन जो है वो गुस्से का इमोशन है और मैं उसको प्रैक्टिकली किस तरह से निकाल सकता हूँ, ये देखना है आपको। वो 2 या 3 मिनट में आपको रखना है और उसमें आप, अगर आपको लगे कि आप इसमें डायलॉग जोड़ना चाहते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं। अगर ना लगे कि नहीं ज़रूरत है डायलॉग की, मैं सिर्फ अपने बॉडी से ही इसे एक्सप्रेस कर दूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा टास्क है, आपका फेवरेट म्यूजिक सुनने के बाद आपके अंदर जो गतिविधि या इमोशन पैदा होगा, उसको एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल रूप देना है। जैसे हमने इनकॉर्पोरेशन की बात की थी कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आएंगे, इमेजेस आएंगी, उनको हमें स्टेज पे लाना है। सो उस जो आपकी जो फीलिंग है उसे आपको मुझे प्रैक्टिकली दिखाना है। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है दोबारा। बट इट शुड नॉट बी फॉल्स, जबरदस्ती किया हुआ नहीं होना चाहिए। जी सर, म्यूजिक की आवाज भी होनी चाहिए। हाँ, म्यूजिक की आवाज भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आवाज होगी तभी तो वो चीज मुझे पता बगैर आवाज नहीं सर, जैसे कि आवाज नहीं सर, हम अपना सिर्फ उस म्यूजिक को सुन के अपना बॉडी के अनुसार समझा सके कि हाँ इस म्यूजिक में ऐसा हो रहा है, चल रहा है। नहीं तो बट ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं और उस म्यूजिक का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा है ना? तो वो म्यूजिक बैकग्राउंड में होना चाहिए, लेकिन उस म्यूजिक के साथ जो आपकी फीलिंग जुड़ी है, उसको आपने उस म्यूजिक के साथ किस तरह से प्रैक्टिकली कनेक्ट किया है, वो मुझे चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी फोर्सफुली ना हो, वो जितना आप सच्चाई के साथ कर पाए उतना ही। जहां पे आपको लगे कि मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 1 मिनट का ट्रूथफुली हो रहा है लेकिन 2 मिनट आप फॉल्स कर रहे हैं, तो उस 1 मिनट को ही रहने दीजिए, फॉल्स मत कीजिए। सर जी बोलिए। जी बोलिए। सर, जैसे अगर हमने कोई गाना सुना, उसको उनकी फीलिंग आ रही कि डांस करना चाहिए, तो सर वो कर सकते हैं लाइक? हाँ, लेकिन सिर्फ अगर आप सिर्फ डांस करेंगी तो वो तो एक लिटरल मीनिंग हो गया है ना। लेकिन उस फीलिंग को डांस के साथ साथ आप और कैसे कन्वर्ट करके उसका एक ड्रामेटिक वर्जन पेश कर सकती हैं, क्योंकि आप तो एक्टर हैं, है ना? तो एक्टर को सिर्फ, क्योंकि देखिए जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो सबसे पहला थॉट यही आता है कि नाचेंगे, है ना? सो नाचना प्रायोरिटी नहीं है इस एक्सरसाइज में, नाचना नहीं है। उस फीलिंग को महसूस करते हुए उसका ड्रामेटाइजेशन कैसे हो सकता है आपकी बॉडी में। हो सकता है कि आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक सुनने के साथ साथ आप जो है वो फॉर एग्जांपल कई बार हम घर की सफाई करते हैं तो म्यूजिक के साथ साथ हम उस सफाई के साथ जो करते हैं म्यूजिक चलाने के साथ साथ, तो हमारी सफाई करने का भी एक आनंद आना शुरू हो जाता है। उसमें हम कई तरह के बॉडी मूवमेंट्स कर देते हैं, है ना? तो ये सिर्फ नाचना नहीं होना चाहिए, उस जो फीलिंग है उसको आप एक ड्रामा के तौर पे, एक ड्रामा स्टूडेंट के तौर पे या एक फिल्म स्टूडेंट के तौर पे आप किस तरह से उस फीलिंग को कन्वे कर सकते हैं। ओके सर। और कोई? कोई और है तो कंक्लूड करें सेशन। सर, मैं राकेश तिवारी सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? अरे जितने मर्जी पूछो। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आप एक पूरे सेशन में एक बीच में बात किए थे कि सर स्क्रिप्ट में जो डायरेक्टर ने हमें सीन बताए हैं, जो सीन होनी चाहिए 5-6 सीन, अलग अलग सीन सबके होते हैं। हाँ, तो हमको जो अच्छा लगेगा वो सीन करेंगे, ऐसा नहीं करके हमें उस अकॉर्डिंग तैयार करना, अपने ऊपर के प्रेपर करना है कि अपने को कि मुझे डायरेक्टर जो भी सीन दे, जो भी कैरेक्टर दे, हम अच्छे से निभा सके, तो कर सके। तुम्हारी आवाज कट रही है किसी कारण, देखो जरा क्या हो रहा है। राकेश, आप अपना प्लीज माइक अपने थोड़ा पास रखिए, मुंह के पास रखिए अपने हेडफोन को। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर,
आप जो बता रहे थे स्क्रिप्ट में जो डायरेक्टर सर जो हमारा जो भी कैरेक्टर जैसे 4-5 कैरेक्टर है, किसी कैरेक्टर पे हमें काम करना है, तो या किसी एक कैरेक्टर को लेके चलना होता है, या सर अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि हमें कोई भी कैरेक्टर मिले तो हम कर सके अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को, उस सीन को? आप मेथड की बात कर रहे हैं, 4-5 मेथड कि 4-5 अलग अलग डायरेक्टर ने अलग अलग मेथड, लिखने वालों ने अलग अलग, है ना, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। सो ये है राकेश, देखिए कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से मेथड को ट्राई किया है। जैसे आपने स्टैनिस्लावस्की को समझ लिया, उसके बाद आपने माइकल चेखव को सिर्फ थ्योरेटिकल करने से नहीं आएगा, आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने एक नाटक में स्टैनिस्लावस्की सिस्टम के साथ काम किया है ना, अब दूसरे नाटक में आपने कोशिश की कि मैं माइकल चेखव को अप्लाई करके देखता हूँ, तीसरे में आपने कोशिश की कि मैं माइजनर को अप्लाई करके देखता हूँ, है ना। सो ये क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि आपकी जो बॉडी है या आपकी जो सेंसेस हैं, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंड है, वो किस तरह के अप्रोच के साथ जो है वो तालमेल बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल है। हो सकता है कि आपको सबसे पहले स्टैनिस्लावस्की अच्छा लग जाए, हो सकता है कि आप जो स्टैनिस्लावस्की के मेथड के साथ ना जा पाए, तो आपको लगे यार मैं ज्यादा शब्दों के साथ नहीं खेलने वाला एक्टर हूँ, तो मैं जो हूँ वो बॉडीली काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर हो सकता है आप ग्रोतोवस्की की तरफ जाएं, आप जो है वो अगुस्तो बॉल की तरफ जाएं, आप जो है वो माइकल चेखव की तरफ जाएं। अलग अलग नाम है ये, आप अगर आज गूगल पे रिसर्च करोगे तो इन नामों के बारे में आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। अभी आपको हो सकता है ये एलियन लग रहे हो अगर मैं आपने नहीं सुने हो। सो हर किसी का एक अपना ढंग है, तो आपको जो भी लेकिन उसके लिए आपको सबसे जरूरी ये होगा कि आपको सब मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, और पता होने के साथ साथ आपने उसका प्रैक्टिकल भी किया होना चाहिए। इस सब कुछ में आपको बहुत साल लगेंगे। ये सिर्फ साल या 6 महीने की बात नहीं है कि आपने 1 महीना स्टैनिस्लावस्की कर लिया, उसके बाद आपने माइकल चेखव पे कर लिया, उसके बाद माइजनर कर लिया। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, लेकिन आपको उसको पूरी तरह से समझने के लिए, कम से कम स्टैनिस्लावस्की को पूरी तरह समझने के लिए आपको 1 साल चाहिए होगा। उसी तरह से माइकल चेखव को समझने के लिए 1 साल चाहिए होगा। तो जब आप कई साल बाद आप जब एक कंक्लूड करेंगे अपनी जिंदगी में कि हाँ मैं इन मेथड्स के अकॉर्डिंग गुजरा हूँ, और इन मेथड्स में से मेरी बॉडी जो है वो इस तरह के मेथड के ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, ज्यादा नजदीक है, और मैं जो अपनी एक मेथड जो रचना है, अपनी जो मेथड जो है उसको मैं इस तरह से आगे ले जा सकता हूँ। उस तरह से आप फिर ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेरी ये शैली है, मैं इस शैली के साथ कैरेक्टर का निर्माण करता हूँ, और इसमें मैंने अपनी तरफ से भी इतने साल के एक्सपीरियंस से कुछ चीजें ढूंढी हैं, उनको मैं आगे जोड़कर एक नई तरह की टर्मिनोलॉजी दे सकता हूँ। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, साधना पड़ेगा, गुड एक्टर बनने के लिए तो सर एक हर तरह की अपने कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना पड़ेगा ना सर? हाँ नहीं, देखो कैरेक्टर ढालना जरूर पड़ेगा, लेकिन कैरेक्टर ढालने के साथ साथ वो जो आप मेथड की बात करोगे तो उस मेथड को भी आपको सीखना पड़ेगा और उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गुजरेंगे नहीं आप कैसे डिनाई कर पाएंगे कि मेरे लिए स्टैनिस्लावस्की अच्छा है या ग्रोतोवस्की अच्छा है या ब्रेख्ट अच्छा है। तो आपको जो है वो, और हर मेथड जो है वो आपको हर कैरेक्टर को ढालने के ही विधाएं बताएगा। हर मेथड जो है वो आपको एक, देखिए जितने भी सारे मेथड हैं वो ले दे के इसी कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कि सच्चाई के साथ आप अपने कैरेक्टर को निभा जाएं। अब आप चाहे कान इधर से पकड़ लें, चाहे घुमा के पकड़ लें, लेकिन ले दे के आपको ऑडियंस को ये बताना है कि आप जो कर रहे हैं उस मोमेंट पे वो सच है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुनिया जहान के मेथड अपना लीजिए, उनका कोई फायदा नहीं होगा। बेटा अभी कल भी सेशन है जी, अभी और भी चीजें इनको करनी है, उसके बाद ही समझोगे ना चीजों को, कि आज ही रात सारा जान लोगे। नहीं और भी तो इसलिए बच्चे ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो विपिन जी कंक्लूड करें सेशन को? जैसी आपकी इच्छा सर। हाँ ठीक है, कंक्लूड करते हैं। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि भाइयों आज मेहनत कर लो, और
जो सर ने बोला है कम से कम गूगल सर्च करके इनकी जो चीजें उनको थोड़ा पढ़ भी लो, चीजें और भी समझ में आएंगी। और आपने अपना वीडियो भी बनाना है, वीडियो बना के कल 12 बजे तक अपलोड करना है, किसी भी हालत में आपको करना है, ठीक है? फिर आगे का प्रोसेस और चलेगा आगे। हाँ मैम आप बोलिए। मैं कह रही थी कि एक बार विपिन जी से आग्रह कर लीजिए कि कुछ एक बच्चों के सामने भी कल वो अटल जी वाला कुछ एक पार्ट, थोड़ा सा कुछ कविताओं का अगर। चलो आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया होगा। विपिन जी मेरा करा ले लास्ट में लास्ट। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब लॉकडाउन की वजह से घर में फंसा हूँ तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन मैं कविता बोलने की कोशिश जरूर कर दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है श्रुति, अब देख लीजिए कैसे कंक्लूड करना है। ठीक है, तो फिर ठीक है सर, कल 4 बजे फिर मिलते हैं। और जो सर ने एक्सरसाइज दी है, जो काम दिया है, टास्क दिया है, आप सब टाइम पे उसे सबमिट कर देंगे। और किसी का नंबर अगर शेयर हो जाए सर, अवतार सर, तो उनको वो भेज देंगे, या मैं एक बार अगर उनका नंबर शेयर कर देंगे आप, तो मैं उनको वीडियोस भेज दूंगी। कर दूंगा अभी शेयर आपको। हाँ ठीक है, मैं भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, उस ग्रुप में मुझे रख लीजिएगा, उस ग्रुप में सब शेयर करते रहेंगे। हाँ ये अच्छा रहेगा। विपिन जी मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है ना कि ये एक्चुअली भी आप जब मुझे नंबर देंगे तो मैं आपसे बात करती हूँ। ओके 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 ठीक है मैं देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर 4 बजे। और मैं सबसे कहूंगा कि 4 बजे तक सब ज्वाइन कर लें, लेट ज्वाइन मत करें, क्योंकि एक एक पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि 2 घंटे भी हमें कम पड़ रहे हैं एक्चुअली। तो हम चाह रहे कि एक मिनट हमारा बचे। जी आज भी केवल 33 लोगों ने ज्वाइन किया है 42 में से, ये बहुत ही खराब बात है। वो जो 10 लोग हैं वो उनको अभी मैं लिस्ट अभी मैं कल शेयर करूंगी सबसे कि कौन किसने नहीं ज्वाइन किया है। लेकिन ये बहुत ही इरेगुलर की बहुत ही खराब बात है कि आप लोग नाम देने के बाद और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको करेंगे, आगे ज्यादा करेंगे तो उनको बाहर कर देंगे, बैन कर देंगे हम, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है विपिन, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 4 बजे, ठीक है? जी सर, जी सर, ओके सर।